6 साल की उम्र में मुझे एक मिक्स्ड रेस ट्विन सिस्टर्स ने चुना और इसके बाद मुझे चिन फैमिली द्वारा गोद लिया गया और ट्विन सिस्टर्स का प्लेमेट बना दिया गया। मुझे लगा कि मेरे पास सिर्फ 2 सिस्टर्स ज्यादा हो गईं, जब तक कि मैं धीरे धीरे बड़ा नहीं हुआ और उनकी नजरें मेरी तरफ बहुत ज्यादा डार्क और क्रेजी होती गईं। क्विन फैमिली अनचेंग के सबसे महंगे टॉप रिच एरिया में स्थित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उस घर में रह पाऊंगा जो टीवी से भी ज्यादा सुंदर है। नौकर के जाने के बाद मैंने सावधानी से कारपेट पर कदम रखा और कुछ देर बाद मैं नरम बड़े बेड पर लेट गया और कुछ बार लुढ़का। नया घर भी काफी अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसा सोचते हुए रात के खाने पर हम 5 लोग एक लंबी डाइनिंग टेबल पर एक साथ डिनर करने बैठे। माहौल डरावनी हद तक शांत था। ईटिंग विदाउट टॉकिंग मैं समझता था, लेकिन फिर भी कम उम्र के मैंने सीसी के दबा हुआ महसूस किया। उस दिन के बाद मुझे आखिरकार पता चला कि क्यों अंकल ने खास तौर पर अपनी 2 डॉटर्स के लिए एक प्लेमेट चुना था, क्योंकि उनके पेरेंट्स हमेशा बहुत बिजी रहते थे और अक्सर घर पर नहीं होते थे। स्वाभाविक रूप से चिनफे और चिन्नयन के साथ मेरा अलोन टाइम ज्यादा होता जा रहा था। मैं धीरे धीरे उन दोनों को समझने लगा था। चिनफे जेंटल और रिस्पेक्टफुल है और चिन्नयन बिल्कुल इसके विपरीत है। वह थोड़ा ज्यादा प्लेफुल है। वे दोनों मुझसे 2 साल बड़े हैं, इसलिए मुझे उन्हें सिस्टर्स कहना पड़ता है। और अंतर करने के लिए मैं चिनफे को बिग सिस्टर कहता हूँ और चिन्नयन को सेकंड सिस्टर कहता हूँ। मुझे उनके साथ ही एक एरिस्टोक्रेटिक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। हालांकि वे जानते थे कि मैं 2 साल छोटा हूँ। लेकिन जब मैं ग्रेड 1 में पढ़ रहा था, वे पहले ही ग्रेड 5 में जंप कर चुके थे। उस उम्र में जब स्कूल के बच्चे अभी ज्यादा नहीं समझते थे, वे दोनों स्कूल में अपनी हाई लुक्स की वजह से बहुत फेमस हो गए थे। एक दिन क्योंकि किसी ने मुझे उनके साथ ही एक कार में स्कूल जाते हुए देखा, इसलिए कई बॉयज को पता था कि मैं ट्विन सिस्टर्स का ब्रदर हूँ। इसलिए मैं उन छोटे बॉयज के लिए गिफ्ट्स डिलीवर करने वाला कुरियर बन गया। बस हर बार जब मैं उन दोनों गर्ल्स के पास लव लेटर लेकर जाता था, तो बिग सिस्टर किनफई सिर्फ मेरी तरफ मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती थी, जबकि सेकंड सिस्टर किन्नियन उन्हें बेरहमी से गार्बेज कैन में फेंक देती थी। अगर उनका मूड अच्छा होता तो वे उन लव लेटर्स को एक साथ इकट्ठा करके मजे के लिए जला देती थी। और चिन्नयन मुझे बहुत बुरी तरह से वार्निंग भी देती थी कि इस तरह का गार्बेज दोबारा घर न लाऊं। स्कूल के समय के अलावा मैं आदतन चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता था और चुपचाप एक कंपेनियन की भूमिका अच्छी तरह निभाता था। कभी कभी मैं चिनफेई के साथ जाता था और स्टडी रूम में चुपचाप किताबें पढ़ता था। एक बार चिनफे लेग क्रॉस करके बैठी थी और मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे वह सेंटेंस होहंकिजे जुलन फुक्सी कहा। उन्होंने मुझे प्यार से बताया, श्याओजे, ये तुम्हारे नेम का सोर्स होना चाहिए। मैं उस समय ज्यादा नहीं समझता था, बस सोचता था कि बिग सिस्टर वाकई बहुत अच्छी है। और कभी कभी किन्नियन मुझे खींचकर अपने साथ खेलती थी। वह अक्सर मुझे डल की तरह ड्रेसअप करने की शौकीन थी और फिर खुशी से मुझे अपनी बाहों में उठाकर घूमने लगती थी। आखिरकार उस समय मैं एक छोटा बच्चा था जो उनसे भी छोटा था। मुझे बस आज्ञाकारी रूप से प्लेमेट की भूमिका निभानी थी। कोकोनट ट्री की टॉप फ्लोर पर पियानो रूम था। चिनफे को किताबें पढ़ने के अलावा पियानो रूम में पियानो बजाना भी पसंद था। हर बार मैं हमेशा दरवाजे पर एक छोटा स्टूल ले जाकर बैठ जाता था और मूर्खतापूर्ण तरीके से उसे पियानो बजाते हुए देखता रहता था। वह ऐसा लगता था जैसे पूरे शरीर से लाइट रेडिएट हो रही हो। कम उम्र में ही चिनफे एक डैजलिंग लिटिल प्रिंसेस बन चुकी थी और चिन्नयन इसी समय अचानक प्रकट हुई थी। वह अचानक पीछे से मेरी आंखों को ढक लेती थी और मुझसे अंदाजा लगाने को कहती थी कि वह कौन है। मैं समझ नहीं पाता था। सेकंड सिस्टर किनफी, जो साफ तौर पर हाई आईक्यू लिटिल जीनियस टाइप की गर्ल थी, बार बार हमेशा ऐसी फूलिश क्वेश्चन पूछने में मजा लेती थी, लेकिन मैं हर बार फिर भी उसका साथ देता था और आहिस्ता से कहता था, तुम कौन हो। चिन्नयान को इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि क्या वह चिनफे को डिस्टर्ब कर रहा है। वह हमेशा एग्जैजरेट करके जोर से हंसती थी और फिर मेरी दोनों आंखों को ढकने वाले अपने हाथ को हटाकर चढ़ाते हुए कहती थी, कितने बेवकूफ हो, यह भी अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बस उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुरा देता था। चिनफे ऐसा लगता था कि हम दोनों के साथ इस तरह रहने की आदी हो चुकी थी और शांत रहकर अपना पियानो बजाना जारी रखती थी। जब मैं ग्रेड 3 में था, वे पहले से ही एरिस्टोक्रेटिक एकेडमी के जूनियर हाई स्कूल डिपार्टमेंट में प्रमोट हो चुके थे। जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जाहिर तौर पर अचानक काफी मैच्योर हो गए थे और जाहिर तौर पर ट्विन सिस्टर्स ने भी वैसे ही छोटा होने पर पूरे स्कूल के बॉयज का अटेंशन और नजरें खींच ली थी। क्योंकि मॉम मिक्स रेस थी, वे दोनों भी मिक्स रेस के जीन्स लेकर आए थे। एक्सक्विजिट फेसेस वाले ट्विंस ने सीधे तौर पर कई नेम्स को अट्रैक्ट कर लिया था। चूंकि एलिमेंट्री स्कूल डिपार्टमेंट और जूनियर हाई स्कूल डिपार्टमेंट के स्केड्यूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए मुझे उनके साथ स्कूल आने जाने की जरूरत नहीं थी। और क्योंकि मैं अब दूसरे बॉयज के लिए लव लेटर्स वगैरह डिलीवर नहीं करता था और मेरी पर्सनालिटी भी काफी साइलेंट और क्वाइट थी, इसलिए धीरे धीरे किसी ने भी मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इस वजह से मैं अपने एलिमेंट्री स्कूल के दूसरे आधे हिस्से को शांति से बिताने में कामयाब रहा।
जो बात नहीं बदली वह ये थी कि स्कूल छूटने के बाद हर दिन मैं अभी भी चिनफेई और चिन्यान के साथ एक ही जगह पर रहता था और हम सब अपना अपना काम करते थे। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल के क्वेश्चंस कर रहा होता था, वे पहले ही जूनियर हाई स्कूल ग्रेड 3 के क्वेश्चंस करना शुरू कर चुकी थीं। ये एक ऐसा रियम था जिसे मैं सिर्फ दूर से देख सकता था। वे दोनों चिन मास्टर के सक्सेसर्स के तौर पर बचपन से ही एलीट एजुकेशन ले रही थीं। जब वे जूनियर हाई स्कूल ग्रेड 1 में थीं, तब वे पहले ही जूनियर हाई स्कूल ग्रेड 3 का कंटेंट पूरा पढ़ चुकी थीं। जूनियर हाई स्कूल के क्वेश्चंस उनके लिए बेहद आसान थे। हालांकि उस समय मैं ज्यादा नहीं समझता था। जूनियर हाई स्कूल के पूरे 3 साल में क्यों उन्होंने ग्रेड्स स्किप नहीं किए? साफ तौर पर ग्रेड्स स्किप करना उनके लर्निंग प्रोग्रेस के लिए ज्यादा सूटेबल था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि आज्ञाकारी रूप से जूनियर हाई स्कूल में 3 साल तक रहीं। चिनफेई और चिनयान के सीनियर हाई स्कूल ग्रेड 1 के फाइनल एग्जाम्स के बाद एक दिन अंकल ने उन दोनों को बात करने के लिए स्टडी रूम में बुलाया। उस दिन मुझे नहीं पता कि स्टडी रूम में क्या हुआ था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वह कॉन्वर्सेशन बहुत लंबे समय तक चली और आने वाले नए सेमेस्टर में बिग सिस्टर और सेकंड सिस्टर अचानक सीनियर हाई स्कूल ग्रेड 3 में जंप कर गईं। जब मैं अभी भी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब दोनों सिस्टर्स पहले ही सीनियर हाई स्कूल ग्रेड 3 में पढ़ रही थीं। सीनियर हाई स्कूल ग्रेड 3 के स्टेज पर वे दोनों ज्यादा से ज्यादा बिजी होती जा रही थीं। मैं उन्हें देखता था कि वे अक्सर मेरे लिए कुछ जटिल, समझ न आने वाले विदेशी भाषा के कागजात भरते थे, लेकिन फिर भी वे मेरे स्कूल वर्क में पेशेंस से हेल्प करने के लिए अपना समय निकाल लेते थे। और इस दौरान एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। मेरे जूनियर हाई स्कूल के दिनों में एक दिन अगले क्लास की एक गर्ल ने स्कूल छूटने के समय मुझे रोका, थोड़ा शाई होकर मुझे एक पिंक लेटर दिया और फिर भाग गई। मैं थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि ये मेरे बड़े होने के बाद से किसी ऑपोजिट जेंडर से मिलने वाला पहला पिंक एनवेलप था। इसलिए मैंने उस लेटर को कैजुअली अपने स्कूल बैग में रख दिया और एक बुक में दबा दिया। उस दिन जब मैं घर वापस आया, मैंने देखा कि चिनफे और चिन्यान दोनों वहां थे। वे सोफा पर मेरे दोनों तरफ बैठे थे। चिनफे ने मुझे देखकर जेंटल और एलिगेंट स्माइल के साथ कहा, शाओजे, आज तुम्हारे पास खाली समय है, चलो तुम्हारी स्टडीज में हेल्प कर देते हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। जब मैंने हमेशा की तरह अपनी बुक्स को स्कूल बैग से बाहर निकाला, तो वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल पिंक एनवेलप अचानक बाहर गिर गया। उस पर एक बड़ा सा हार्ट भी बना हुआ था। हवा कुछ सेकंड के लिए ऑकवर्ड तरीके से शांत हो गई। उसने जानबूझकर अपने पंजों पर खड़े होकर उस लेटर को ऊंचा उठाते हुए उसे जल्दी से खोलकर पढ़ने जैसा नाटक किया। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई और शायद शर्म भी। मैंने मदद के लिए उम्मीद भरी नजरों से चिनफेई की तरफ देखा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा जेंटल रहने वाली बिग सिस्टर ने अपना चेहरा थोड़ा मोड़ लिया और मेरी तरफ नहीं देखा, और मुझे मजबूर होकर अपनी डरी हुई नजरों से चिन्यान को देखना पड़ा। लेकिन जब चिन्यान ने लेटर के कंटेंट्स को जल्दी से पढ़ा, तो उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मुझे अचानक उससे गुस्सा होने का डर लगा, लेकिन चिन्यान ने सिर्फ मेरे बालों में हाथ फेरा और एक्सप्रेशनलेस होकर कहा, चिनशुमो रिसीव्स, किड्स को देखना अलाउड नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करो। मुझे पता था कि मैं निश्चित रूप से चिन्यान से जीत नहीं सकता। मैं थोड़ा निराश हो गया। होमवर्क खत्म करने के बाद मैं अकेले गार्डन में आया और स्विंग पर बैठ गया। फूलों से घिरे उस सुंदर गार्डन को देखकर खोया हुआ था। जब रात होने लगी, तो कोई अचानक मेरे पीछे प्रकट हुआ और स्विंग को धक्का देकर झुलाने लगा। मैं डर गया और मैंने दोनों तरफ की रस्सियों को और भी कसकर पकड़ लिया। एक क्लियर और थोड़ा नॉटी गर्ल का वॉइस धीरे से गूंजा, एजी। मैंने घबराकर अपना सिर थोड़ा मोड़ा और मेरे अंदाजे की पुष्टि हो गई। वह चिन्यान थी, क्योंकि केवल वही मुझे सीधे एजी कहकर बुलाना पसंद करती थी। चिनफे आमतौर पर मुझे शाओजे बुलाती थी। तुम यहाँ छिपकर क्या कर रही हो? चिन्यान के स्विंग को धक्का देने का एक्शन धीरे धीरे धीमा हो गया। जब तक कि स्विंग रुक नहीं गया, मैं जल्दी से स्विंग से नीचे उतरा और हड़बड़ाते हुए क्लमजली एक्सप्लेन किया, गार्डन के फ्लावर्स बहुत प्रिटी खिले हैं, मैं फ्लावर्स देखने आया था। चिन्यान ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ पकड़ा और वापस जाते हुए मुझे बताया, चलो वापस चलते हैं डिनर करने। अगले दिन जब मैं स्कूल में था, तो मेरी मुलाकात फिर से अगले क्लास की उस गर्ल से हुई। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के कॉर्नर को पकड़ा हुआ था और शर्मीलेपन से मेरी तरफ थोड़ा सा मुस्कुराई। मुझे वह लेटर याद आया जिसे पढ़ने का अब कोई मौका नहीं बचा था, और मैं थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए वापस मुस्कुराया। तीसरे दिन जब मैं स्कूल से छूट रहा था, तो मैंने उस गर्ल को फिर से देखा, लेकिन इस बार जब उसने मुझे देखा, तो उसके चेहरे पर बेहद डर का एक्सप्रेशन आ गया और तुरंत उसने हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें हटा लीं और फिर भागने की तरह तेजी से दूर भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला और हमेशा की तरह उस जगह पर चला गया जहां ड्राइवर मेरा इंतजार करता था। दूर मैंने वह फेमिलियर ब्लैक कार देखी। मैं उसकी तरफ चल पड़ा, तभी पीछे का कार डोर अचानक अंदर से खुला। एक सुंदर गर्ल ने ब्लैक स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था, जिससे उसकी स्किन का कलर और भी ज्यादा पेल लग रहा था, जो लगभग सिकली था। गर्ल बैक सीट पर बैठी थी और मेरे साथ आई कांटेक्ट होने के बाद उसके होंठों पर अचानक एक सुंदर सी स्माइल आ गई। उसने कहा, कार में बैठो। जब मैं कार के अंदर बैठा तो मैंने पाया कि पैसेंजर सीट पर अभी भी चिनफे बैठी हुई थी। चिनियन के पेल व्हाइट फिंगर टिप्स ने कैजुअली एक फ्लिक किया और मेरे स्कूल बैग को खींचकर अपनी बाईं तरफ की सीट पर रख दिया। कार डोर बंद होने के बाद मुझे लगा कि उसके और मेरे बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। मैं थोड़ा नर्वस हो गया, शायद इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से मैंने उनके साथ एक ही कार में ट्रैवल नहीं किया था, या फिर इतने इनक्लोज्ड और क्वाइट स्पेस की वजह से। चिनफे ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। गर्ल का एक्सक्विजिट और प्रिटी साइड फेस ड्रीम लाइक जैसा लग रहा था। एजी के पास आज खाली समय है, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आ गई हूँ। भले ही चिनफे और किन्यन ट्विन सिस्टर्स थीं, लेकिन पता नहीं क्यों उनके पर्सनालिटीज में अंतर हमेशा, ताकि मैं उन दोनों में अंतर कर सकूं। मैंने ओह अब समझा वाले एक्सप्रेशन के साथ आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया। बिग सिस्टर थैंक यू। चिनयन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं कह रहे? मैंने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। सेकंड सिस्टर थैंक यू। पास बैठी शौनू ने नखरे से अपना सिर ऊपर उठाया और अगले ही पल वह फिर से मेरे पास झुकी और एक छोटे पिल्ले को सहलाने की तरह धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा। तुम्हें स्कूल से पिक ही तो किया है, इसमें थैंक यू कहने जैसी कौन सी बात है? मैंने कुछ गहरी नजरों से उसकी तरफ कुछ सेकंड तक देखा। कार की खिड़की नीचे हो गई और मैंने कार के बाहर देखना शुरू कर दिया। पूरा रास्ता शांति और बिना किसी बात के कट गया। आज चिन अंकल और एल्सा आंटी दुर्लभ रूप से घर पर थे। रात के खाने के बाद चिनफे और चिनयान को फिर से स्टडी रूम में बुला लिया गया। एल्सा आंटी ने जेंटलनेस के साथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि मैं जल्दी अपने कमरे में चला जाऊं। मैंने अपना सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से बहुत जल्दी अपने कमरे में वापस आ गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अभी समय काफी जल्दी था। मैंने बुक शेल्फ से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। पता नहीं कितनी देर बीत गई। जब मैंने ऊपर देखा तो खिड़की के बाहर चांद ऊंचा चमक रहा था। शांत रात के आसमान में एक हल्की सी हवा खिड़की से अंदर बहकर आई और जेंटलनेस के साथ मेरे चेहरे को छूकर गुजर गई। मैंने थोड़ा आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और इस शांतिपूर्ण पल को महसूस करने लगा। तभी अचानक किसी ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, जब तक कि कुछ सेकंड बाद, शायद ये सोचकर कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उस व्यक्ति ने फिर से हल्के से दरवाजा खटखटाया। मैंने उलझन में दरवाजा खोला और तभी मेरे कमरे में एक व्यक्ति अंदर आ गया। वह चिनफे थी। दोनों की नजरें आपस में मिलीं। उसकी वह आंखें जो हमेशा सुंदर और जेंटल हुआ करती थीं, उनमें दुर्लभ रूप से उलझन की एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। वह मुझे खींचकर कारपेट पर ले गई। शायद वह मुझे अपने दिल की बात बताने के लिए किसी की तलाश में थी। उसने धीरे से अपनी उदासी छिपाई। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उस समय मैं उसे पूरी तरह नहीं समझ पाता था, लेकिन मैं जानता था कि बिग सिस्टर को शायद किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं नहीं जानता था कि किनफी को कैसे शांत करूं, इसलिए मजबूर होकर मैंने बड़े ही अनाड़ीपन से उसे कसकर गले लगा लिया। बिग सिस्टर सबसे अच्छी हैं। कुछ सेकंड तक गले मिलने के बाद मैंने अभी पीछे हटने की कोशिश ही की थी, तभी अचानक किनफी ने अपने हाथ कस लिए और मुझे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। कुछ पलों के बाद उसने मुझे छोड़ा और धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा। एजे, तुम हो तो कितना अच्छा है। मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया कि मैं किस बात में अच्छा हूं। एक महीने बाद चिनफे और चिनयान ने देश की नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन गौको में हिस्सा लिया। मुझे पहले लगा था कि वे सीधे विदेश चली जाएंगी, लेकिन जाहिर है कि गौको के मुश्किल सवाल उन दोनों के लिए बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं थे। जब परीक्षा के नतीजे आए तो खिनफे और खिननियन ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स उनके लिए चुनने के लिए खुले थे। खिनफे ने फाइनेंस का रास्ता चुना, जबकि खिननियन ने अपनी जिद पर अड़े रहते हुए अंकल की दी गई पसंद को दरकिनार करके बायोलॉजी का रास्ता चुना। और मेरी भी समर वेकेशन शुरू हो गई थी। अगस्त के किसी दिन के टेरेसेस का नजारा वाकई बहुत खुला और शानदार था। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 3 लॉन्च चेयर्स सजाई गई थी। उस रात शांत और सुहानी रात के आसमान के नीचे खिनफे और खिननियन मेरे दोनों तरफ की चेयर्स पर लेटे हुए थे। जब परसेड्स मीटियोर शावर्स आसमान से गुजरा तो मैं एक्साइटेड होकर उठकर बैठ गया और बोला, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, जल्दी से कोई विश मांगो। दोनों लड़कियां हल्की सी कांप गईं और कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दोनों हाथ जोड़कर एक विश मांगी।
जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने चुपचाप दोनों तरफ नजर दौड़ाई और पाया कि खिन फेई और खिन नियन दोनों की आंखें बंद थीं। वे दोनों अपने हाथ सीने के सामने जोड़कर नहीं बैठी थीं, लेकिन जब मैंने उनके चेहरे के साइड को देखा तो मुझे अजीब सी पवित्रता का अनुभव हुआ। शायद वे विश मांग रही थीं या फिर सिर्फ आंखें बंद करके रिलैक्स कर रही थीं। समर वेकेशन के पहले 2 हफ्तों में मैंने अपना होमवर्क तेजी से खत्म किया और उसके बाद की छुट्टियों में सुबह के समय छिन नियन मुझे अपने साथ कुछ अजीब और गरीब गेम्स खेलने के लिए खींचती थी, जबकि दोपहर में मैं चुपचाप पियानो रूम में बैठकर कोई बुक पढ़ता था और खिन फेई पास में ही चुपचाप पियानो बजाती थी। पहले मैंने उत्सुकता से खिन फेई से पूछा था कि उसे क्या करना पसंद है, तो उसने कहा था कि उसे पियानो बजाना पसंद है। वह इस शांत और पीसफुल एहसास का आनंद लेती थी। बड़ी दीदी खिन फेई की पसंद बिल्कुल उनके अपने पर्सनैलिटी की तरह शांत और सुंदर थी, लेकिन फैमिली रीजंस की वजह से क्वीन फाई ने अंततः फाइनेंस का विकल्प चुना। मैं कभी उस रूप की कल्पना नहीं कर पाता था जहां हमेशा कोमल रहने वाली खिन फेई भविष्य में बिजनेस वर्ल्ड में तहलका मचा रही हो। छुट्टियां तेजी से बीत गईं। मेरे स्कूल खुलने से 1 हफ्ता पहले खिन फेई और खिन नियन को घर छोड़ना था। उन्हें यूनिवर्सिटी जाना था, किसी ऐसी जगह जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर थी। जब से मैं खिन फैमिली में आया था, ऐसा लगता था कि मैं कभी उनसे अलग नहीं हुआ था। शायद फेयरवेल का समय सैडनेस को बढ़ा देता है, इसलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। मुझे थोड़ी देर से यह एहसास हुआ कि भले ही शुरुआत में मेरी आइडेंटिटी सिर्फ उन दोनों की प्लेमेट की थी, लेकिन वास्तव में इन सालों में कई मौकों पर ऐसा लगा कि वे दोनों मेरे प्रोटेक्टर्स बनकर मेरा साथ दे रही थीं। कुछ अजीब मोमेंट्स को छोड़कर वे सचमुच 2 बहुत अच्छी सिस्टर्स थीं। मेरी आंखें थोड़ी भर आईं। अपने सामने खड़ी दोनों सिस्टर्स को देखते हुए खिन फेई की वह आंखें जो हमेशा से कोमल और शांत रहती थीं, उनमें आज अजीब सी हल्की सी उदासी झलक रही थी। और खिन नियन, मैं उसके एक्सप्रेशंस को ज्यादा समझ नहीं पाया, बस हमेशा से एरोगेंट रहने वाली खिन नियन ने अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी और उसने मेरा सिर सहलाकर मेस कर दिया। मेरे कान के पास आकर कहा, छोड़ो यार, जल्दी रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ना, समझे? मेरी उदासी अचानक एक हलचल में बदल गई। मैंने एक गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और आखिरकार चुपचाप सिर हिला दिया। यह देखकर खिन नियन के चेहरे पर आखिरकार एक सैटिस्फाइंग स्माइल आ गई। जब मैंने अपना ध्यान छिन फेई की तरफ मोड़ा तो मुझे अचानक और भी ज्यादा पेन महसूस हुआ, क्योंकि बड़ी दीदी हमेशा से बहुत कोमल थी। मुझे उनका पियानो बजाना पसंद था, मुझे उनके द्वारा मुझे स्टडी कराना पसंद था। जब भी क्वीन नियन मुझे परेशान करती थी, वही मुझे उसके क्लच से बचाती थी। मैं कुछ कहना ही वाला था कि क्वीन फाई ने अचानक मुझे बड़े प्यार से एक हग दे दिया। हग करने का यह मोमेंट सिर्फ कुछ सेकंड्स का था और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे उन बालों को फिक्स किया जिसे अभी अभी खिन नियन ने बिगाड़ दिया था। मेरे कान में खिन फेई की सुरीली आवाज गूंजी, अजय, घर पर बड़ी दीदी के वापस आने का वेट करना, ठीक है? मैंने स्माइल लाने की कोशिश की। छिन फेई और खिन नियन सचमुच चली गईं। मेरी लाइफ में जैसे एक बहुत बड़ा खालीपन सा आ गया हो। अंकल और एल्सा आंटी अक्सर घर पर नहीं रहते थे। इतने बड़े विला में सर्वेंट्स के अलावा सिर्फ मैं ही रहता था। शुरुआत में दिल में एक सूनापन सा लगा। छिन फेई और खिन नियन के यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद शुरुआत में वे अक्सर रात को घर फोन करती थीं। मैं हर बार बहुत सिंसियरली फोन के पास बैठकर उनकी बातें सुनता था। खिन फेई हर बार बहुत नरम लहजे में मुझे यूनिवर्सिटी के कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाती थी, जिससे मेरे मन में भी भविष्य की यूनिवर्सिटी लाइफ के प्रति एक एक्साइटमेंट जागने लगी थी। जबकि छिन नियन हमेशा स्ट्रिक्ट होने का नाटक करते हुए पूछती थी कि मैं घर पर सीधा साधा हूं या नहीं, और मुझे अपने साथ हाल ही में हुई कोई इंटरेस्टिंग थिंग सुनाने के लिए कहती थी। लेकिन भला मेरे पास कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग होगी? जब से वे दोनों गईं, मेरी लाइफ और भी ज्यादा सिंपल और शांत हो गई थी। मैं तुतलाते हुए या धीरे से कुछ बोल नहीं पाता था, इसलिए कभी कभी हम कुछ बोलते नहीं थे, बस चुपचाप एक दूसरे के साथ रहते थे। यहाँ तक कि एक दूसरे की धीमी ब्रीदिंग भी सुनाई देती थी। काफी देर बाद छिन नियन धीमी आवाज में कहती, अजय, चुपचाप जाकर स्लीप करो। जब छिन फेई और छिन नियन की यूनिवर्सिटी के पहले साल का एंड हुआ और छुट्टियां हुई, तब भी वे दोनों वापस नहीं आईं। उन्होंने बड़े एपोलोजेटिकली मुझे बताया कि इस बार भी वे नहीं लौट पाएंगी। छिन फेई एक साथ डबल डिग्री ले रही थी और उसकी स्टडीज का लोड बहुत ज्यादा था, जबकि किन नियन पूरा दिन लैबोरेटरी में डूबी रहती थी और वह भी बिजी थी। न्यू ईयर के मौके पर अंकल और एल्सा आंटी वापस आए थे। हमने एक साथ बैठकर फैमिली डिनर किया
और फिर एल्सा आंटी और अंकल की कन्वर्सेशन के दौरान मुझे यह बात पता चली कि क्विन फाई और क्विन नियन के यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही अंकल ने उन दोनों के लिए स्टडी प्रोग्रेस की कंडीशंस तय कर दी थी और यह साफ कह दिया था कि जब तक यूनिवर्सिटी का उनका टास्क पूरा नहीं होता तब तक उन्हें घर लौटने की परमिशन नहीं है। मुझे मानना पड़ेगा, मैं दिल से उन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता था। 1 साल, 2 साल, डेज बीतते गए। देखते देखते मैं हाई स्कूल कैंपस में काफी समय बिता चुका था। वैसे जब से मैं हाई स्कूल में आया था मेरी हाइट भी तेजी से बढ़ने लगी थी। मैंने मन में सोचा कि जब मैं अगली बार बड़ी दीदी और छोटी दीदी से मिलूंगा तो शायद वे मेरी छाती तक ही आ पाएंगी। जहां तक इस स्टडीज का सवाल है, मैं चिन फेई और चिन न्यान जैसा जीनियस नहीं था, इसलिए मुझे दूसरों से ज्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ी। तब जाकर मुझे किसी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का मौका मिल सकता था। पिछले 2 सालों में चिन फेई और चिन न्यान और अधिक बिजी हो गई थी और मुझे फोन करने की उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती गई थी और मैं भी हर दिन बुक्स के समंदर में डूबा रहता था, बाहरी दुनिया से अनअवेयर रहता था। क्विन फी और क्विन नियन के 18वें बर्थडे के दिन वे दोनों अपनी यूनिवर्सिटी में ही थीं। अंकल ने किसी बड़े घराने की तरह अपने सक्सेसर्स के लिए कोई बहुत बड़ी एडल्ट सेरेमनी ऑर्गेनाइज नहीं की, लेकिन अंकल और एल्सा आंटी द्वारा चिन फे और चिन नियन को गिफ्ट में दी गई चिन फैमिली के नाम की एसेट्स की कोई कमी नहीं थी। उस दिन चिन फे और चिन नियन की मीटिंग हुई थी। मैंने उन्हें फोन किया। फोन कनेक्ट होने पर चिन नियन की आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन साथ ही उसमें एक्साइटमेंट का एक सुर भी था। हेलो। मैं थोड़ा रुका और हेजिटेटिंगली पूछा, छोटी दीदी, क्या आप स्पीकर ऑन कर सकती हैं? उधर से तुरंत यस कह दिया गया। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद मैंने दिल से उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, हैप्पी बर्थडे। चिन फैमिली की दोनों सक्सेसर्स होने के नाते उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और मेरे पास जो भी मटेरियल थिंग्स थीं, वे सब भी मुझे क्विन फैमिली ने ही दी थीं। मैंने पहले बहुत सोचा कि उन्हें क्या गिफ्ट दूं और आखिर में मैंने अपने हाथों से 2 स्कार्व्स और 2 जोड़े ग्लव्स बुनकर अलग अलग चिन फे और चिन नियान को गिफ्ट किए। मैंने सुना था कि उनके वहां के शहर में बहुत जल्दी विंटर आ जाती है और विंटर आने के बाद बहुत ठंड हो जाती है। हिसाब लगाया जाए तो आज वह पार्सल ठीक उनके पास पहुंच जाना चाहिए था। तभी ऐसा लगा कि चिन फेई ने फोन ले लिया है। फोन स्क्रीन के उस पार से बड़ी दीदी की मीठी आवाज आई, अजय, तुम्हारे बुने हुए स्कार्व्स और ग्लव्स हमें मिल गए हैं। दीदी को बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच अजय। चिन नियान ने पास से ही बात जोड़ते हुए कहा, दूसरी दीदी को भी बहुत पसंद आए। बड़ी दीदी और छोटी दीदी को पसंद आ गए तो यह बहुत अच्छी बात है। अचानक न जाने क्या सोचकर मैंने धीरे से कहा, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, आज आपकी जो भी विश हो आप मांग सकती हैं, वह जरूर पूरी होगी। उधर कुछ सेकंड्स की साइलेंस छा गई और फिर क्विन फी की प्यारी सी आवाज सुनाई दी, ठीक है, मैं अजय की बात मानती हूँ, आज मैं अच्छे से एक विश जरूर मांगूंगी। और साथ ही चिन नियान की वह बात भी सुनाई दी। पता चल गया, समझ गई। एन सिटी में धीरे धीरे विंटर की शुरुआत होने लगी थी। मैंने अपने भारी क्लोथ्स पहन लिए थे, लेकिन जिस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि चिन फे और चिन नियान के बर्थडे के 1 महीने बाद वे दोनों अचानक घर वापस आ गईं। वह दिसंबर का महीना था और वह दिन मेरा 16वां बर्थडे भी था। चिन फे और चिन नियान वापस आ गई थी। 2 लंबी कदी मिक्स्ड रेस खूबसूरत लड़कियां हो आपके सामने खड़ी हों तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है। मुझे थोड़ी देर से यह एहसास हुआ कि बड़ी दीदी और छोटी दीदी सचमुच अब एडल्ट्स बन चुकी थीं। एडल्ट होने की वजह से उनके चेहरे के फीचर्स और ज्यादा शार्प और सुंदर हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया मुझे फिर से ऐसा लगा कि इन 3 सालों में कुछ भी नहीं बदला है। चिन फेई ने कहा, अजय, तुम्हारी हाइट काफी बढ़ गई है। चिन नियान ने पंजों के बल खड़े होकर मेरे साथ अपनी हाइट कंपेयर करने की कोशिश की। उस दिन अंकल और आंट भी वापस आ गए थे। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद पूरे परिवार ने एक बार फिर साथ बैठकर फैमिली डिनर किया। क्विन फाई और क्विन नियन ने दरियादिली दिखाते हुए मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिलाए। मुझे साफ साफ यह एहसास हो गया कि मैंने जो अपने हाथों से स्कार्फ और ग्लव्स बुने थे वे उनके सामने कितने इनसिग्निफिकेंट लगते थे। रात के समय 3 साल के गैप के बाद हम तीनों ने आखिरकार एक बार फिर शांत नाइट स्काई के नीचे व्यूइंग प्लेटफॉर्म की लॉन्ज चेयर्स पर लेटकर स्टार्स देखे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वे दोनों और अधिक मैच्योर हो गई थीं और उनकी आंखों में कभी कभार जो इमोशंस झलक जाते थे उन्हें मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था। इस बार चिन फे और चिन नियान 1 हफ्ते तक घर रुकने के बाद अब्रॉड चली गईं
उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल की प्रोफेशनल स्टडीज पहले ही पूरी कर ली थी। इस बार चिन फेई और चिन नियान टॉप स्टूडेंट्स के तौर पर ब्रिटेन और अमेरिका की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज में हायर स्टडीज के लिए चली गईं। इन कुछ सालों में उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, इतनी तेज कि मैं सिर्फ उनकी शैडो को ही दूर से देख सकता था। और दूसरी तरफ मेरी सिंपल और बिजी हाई स्कूल लाइफ अभी भी चल रही थी। ब्रिटेन और अमेरिका के टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से मेरे लिए चिन फेई और चिन नियान के साथ कम्युनिकेट करना काफी मुश्किल हो जाता था, और वे यूनिवर्सिटी के दिनों से भी ज्यादा बिजी हो चुकी थीं। कई बार ऐसा होता था कि मुझे अंदाजा ही नहीं होता था कि चिन नियान ने कितनी रातें जागकर बिताई होंगी, सिर्फ इसलिए ताकि वह मेरे डे टाइम वाले समय में मुझसे फोन पर बात कर सके। एक बार फोन के दूसरे छोर से चिन नियान की थकी हुई और भारी आवाज आई। उसने कहा कि मैं बहुत टायर्ड हूं। उसने यह भी कहा, चैन जे, मुझे तुम्हारी थोड़ी याद आ रही है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, छोटी दीदी, मुझे भी आपकी याद आ रही है। मैंने अपनी बात में थोड़ा और जोड़ते हुए कहा, आप वहां पर अच्छे से खाना पीना और अपना केयर रखना। चिन नियान के गले से अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज निकली, जो सीधे कान में गूंजकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। अच्छा अजय, तुम्हें ओबीडियंट रहना है और मेरे वापस आने का वेट करना है, समझे? मैंने हमेशा की तरह जैसे पहले अनगिनत बार उसकी बात मानी थी, वैसे ही सीधे सधे ओबीडियंट होकर कह दिया, ठीक है। चिन फेई ने ब्रिटेन से बहुत सारे खूबसूरत सीनरी फोटोज क्लिक करके भेजे थे और बड़े प्यार से उनकी एक बुकलेट बनाकर मुझे मेल की थी। उस बुकलेट के आखिरी पेज पर बड़ी दीदी चिन फेई का लिखा हुआ एक मैसेज था। उनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल उनके स्वभाव की तरह बहुत साफ सुथरी और सुंदर थी। अजय, ब्रिटेन बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें पसंद आए तो भविष्य में दीदी तुम्हें यहाँ घुमाने ले आएंगी। मैं रात रात भर जागकर विदेश के उन खूबसूरत नजारों के पन्नों को पलटता रहता था और बाहर की इस विशाल दुनिया को देखने की मेरी इच्छा और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जिस दिन मेरे बोर्ड एग्जाम गाओकाओ के रिजल्ट्स आए, चिन फेई और चिन नियान दोनों मेरे फोन के रिप्लाई का वेट कर रही थी। मेरे मार्क्स जानने के बाद दोनों ने बहुत खुश होकर मुझे कंग्रेचुलेशंस कहा और मेरी सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की। दो जीनियस टॉपर्स पहली बार किसी दूसरे के मार्क्स को लेकर इतने नर्वस हुए थे, मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ। मेरे एग्जाम मार्क्स बिल्कुल उतने ही आए थे जितने मैंने एस्टिमेट किए थे, और इतने मार्क्स से मैं आसानी से अपने शहर की ही एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकता था। मुझे एक बहुत ही अजीब और अनरियल सा एहसास हो रहा था। मैंने अपनी लाइफ के पहले सबसे बड़े हर्डल को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। सितंबर में मैंने यूनिवर्सिटी के कैंपस में कदम रखा। मैंने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट चुना था, लेकिन पूरे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में बॉय टू गर्ल रेशियो का बहुत बुरा हाल था। मैं पहली बार हॉस्टल में रहने आया था। मेरे 4 लोगों वाले रूम के सभी रूममेट्स बहुत अच्छे और मिलनसार थे। मेरे अलावा वहां एक और लोकल लड़का था और 2 लड़के आसपास के शहरों से आए थे। रात को जब लाइट्स ऑफ हो जाती थीं, तो डॉर्मिटरी के लड़के आपस में खूब बातें करने लगते थे, और जिस लड़की का नाम सबसे ज्यादा बार लिया जाता था वह थी बगल के फ्रेंच डिपार्टमेंट की कैंपस बेले लिन शाश्या। मेरे बेड के ठीक बगल वाला लोकल लड़का जियांग युआन था। उसका नेचर बहुत ही आउटगोइंग और जिंदा दिल था। कुछ दिन पहले ही वह मुझे बड़े जोश के साथ खींचकर रिहर्सल रूम में लिन शाश्या का डांस दिखाने ले गया था। रिहर्सल रूम में लिन शाश्या के शानदार डांस मूव्स ने वहां खड़े लड़कों के बीच सीढ़ियों और सीटियों का एक दौर शुरू कर दिया था। शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही खूबसूरत और स्टाइलिश चिन फेई और चिन नियन के साथ रहा था, इसलिए सुंदर लड़कियों को लेकर मेरा रेसिस्टेंस लेवल काफी हाई था। जियांग युआन तो जोश के मारे चिल्लाए जा रहा था और मैं उसे देखकर बस थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसके ठीक 3 दिन बाद कंप्यूटर डिपार्टमेंट की एक कॉमन इलेक्टिव क्लास में मेरी मुलाकात लिन शाश्या से हो जाएगी। जब मैं उस क्लास में पहुंचा तो क्लासरूम में सिर्फ पीछे से दूसरी लाइन और एकदम आखिरी लाइन में ही कुछ सीटें खाली थीं। चूंकि आखिरी लाइन में एक लड़की ने कैप पहनकर खुद को पूरी तरह से छिपा रखा था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे पीछे से दूसरी लाइन में बैठने का फैसला किया। क्लास जब आधी बीत चुकी थी तो टीचर ने एक क्वेश्चनर नीचे बांटा ताकि हम लोग उसे भर सकें। मैं जैसे ही लिखने वाला था, अचानक किसी ने पीछे से हल्के से मुझे पॉक किया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे बैठी लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया और मैंने उसका चेहरा देख लिया। वह लिन शाश्या थी। वह थोड़ी शर्माते हुए मुझसे बोली, सॉरी। मैंने वापस सामने की तरफ मुड़कर अपने पेंसिल बॉक्स से एक पेन निकालकर उन्हें दे दिया। उन्होंने बहुत तमीज से थैंक यू कहा। क्लास खत्म होने के बाद जियांग युआन
ने मुझे उस जगह जाने के लिए कहा जहां हम दोनों ने साथ में खाना खाने का प्लान किया था। मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने अपनी पीछे वाली सीट की लड़की से कह दिया कि पेन वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने जांग युआन को यह बात बताई तो वह अपना सीना पीट कर रह गया। थोड़ी देर रोने चिल्लाने के बाद उसने कहा कि अगले सेमेस्टर में वह पक्का मेरे साथ पब्लिक क्लास ही चुनेगी। पब्लिक क्लास हफ्ते में सिर्फ एक बार होती थी, लेकिन अगले कई हफ्तों तक हर बार मेरी लिन शाशिया से अचानक मुलाकात हो जाती थी। वह हमेशा बिल्कुल सही जगह पर मेरे आसपास की किसी सीट पर बैठ जाती थी। एक दिन क्लास के दौरान जब मैंने ऊपर देखा तो अचानक मेरी नजरें लिन शाशिया की नजरों से मिल गईं और उसने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। तब जाकर मुझे पता चला कि वह ठीक मेरी सीट के आगे वाले हिस्से में बैठी थी। बाद में जब ऐसे संयोग बहुत ज्यादा होने लगे तो मैंने कॉलेज में भी कभी कभार उससे मिलना शुरू कर दिया। जांग युआन अक्सर मुझे आंख मारकर चिढ़ाता था और पूछता था कि क्या डिपार्टमेंट बेलनेचे ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया है, और यह भी पूछता था कि इस बारे में मेरी क्या थिंकिंग है। मैंने अपना सिर हिला दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कंप्यूटर डिपार्टमेंट में भी हैंडसम लड़कों की कोई कमी नहीं है, और लिन शाशिया को परसू करने वाले लड़कों में तो अच्छे दिखने वाले लड़के और भी ज्यादा हैं। मैं तो सिर्फ एक आम लड़का हूं और मैं मानता हूं कि मुझ में वैसी कोई चार्म नहीं है। दिसंबर में मैंने कॉलेज में अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने अपने रूममेट्स के साथ जाकर सिंगिंग की और डिनर किया और इस तरह अपना दिन बहुत अच्छे से बिताया। अंकल और एल्सा आंटी एन सिटी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर से मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे मनी ट्रांसफर कर दिए और एक मैसेज छोड़कर मुझे बर्थडे विश किया। मैं बैंक के बैलेंस बुक को देखकर खोया खोया सा हो गया। वह साफ तौर पर बहुत टायर्ड लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की वह बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराए जैसे साल पहले पियानो रूम में मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया करते थे। उन्होंने कहा, अजय हैप्पी बर्थडे। उनकी उन खूबसूरत और गहरी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक तैर गई। उन्होंने अपनी बात को थोड़ा और जोड़ते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, हैप्पी अडल्टहुड। मैंने बहुत खुशी से किनफेई के साथ काफी देर तक बातें की। इसके तुरंत बाद किन न्यान का फोन आ गया। उसने बहुत दिनों बाद मुझसे ढेर सारी बातें की और आखिर में उसने धीमी आवाज में कहा, छोड़े अजय, हैप्पी बर्थडे। ये पहली बार था जब चिन न्यान ने मुझे चाओजी कहकर बुलाया था। हालांकि इसे सुनने के पहले पल में मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी नॉर्मल भी हो गया। बड़ी दीदी और छोटी दीदी ने मुझे जो बर्थडे गिफ्ट्स दिए वे भी बहुत सीधे और बड़े थे। चिनफेई ने सीधे मुझे अपने नाम की एक अपार्टमेंट प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और किन नियन ने मुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर दी। भले ही अभी तक मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जब वे दोनों खुद एडल्ट हुई थीं, तभी से उनके नाम पर बहुत सारी एसेट्स थीं। मैं इसे तुरंत रिजेक्ट करने के लिए परेशान हो गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि जब वे दोनों देश वापस लौटेंगी तभी इस मामले को सुलझाऊंगा। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें आम इंसानों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वे इन्हें बहुत आसानी से एक गिफ्ट की तरह दे सकती थीं। मुझे पूरी तरह से इस बात का एहसास हो गया था कि बड़ी दीदी और छोटी दीदी के बीच और मेरे बीच कितना बड़ा फासला है। मुझे लगता है कि मैं किसी न किसी दिन किन फैमिली को छोड़कर चला जाऊंगा, शायद आने वाले कल के किसी न किसी पास के वक्त में। आखिरकार किन फैमिली की मुझे पालने पोसने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मेरे 18वें बर्थडे के दिन पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी। देखते देखते मैं फर्स्ट ईयर के दूसरे सेमेस्टर में आ गया था और ब्रिटेन में क्विन फाई की स्टडीज का दौर भी लगभग खत्म होने वाला था और क्विन नियन का भी यही हाल था। वे दोनों आजकल बहुत बिजी थीं और हम लोगों की काफी समय से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। हाल ही में लिन शाक्सिया ने खुलेआम मुझे परस्यू करना शुरू कर दिया था। उसे पसंद करने वाले बहुत से लड़के बहुत सैड और डिसअपॉइंटेड हो गए थे और शायद वे लोग भी मेरी तरह ही इस बात से हैरान थे कि लिन शाक्सिया ने आखिर मुझे ही क्यों चुना। बचपन से लेकर अब तक ऐसा लगता था कि मिडिल स्कूल के दिनों में किन नियान के हाथों में जो लव लेटर पकड़ाया गया था, उसके अलावा किसी भी दूसरी लड़की ने कभी मुझ पर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाए। हर बार मैं लिन क्यक्सिया को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करता था। अगस्त के एक वीकेंड पर लिन क्यक्सिया ने मुझे लाइब्रेरी में साथ पढ़ने के लिए बुलाया। मैंने बहुत देर तक थिंक करने के बाद आखिरकार हाँ कह दी। लाइब्रेरी में बहुत शांति थी। हम दोनों अपनी अपनी बुक्स पढ़ रहे थे। जब हम लाइब्रेरी से बाहर आए तो मेरे पास एल्सा आंटी का फोन आया, जिसमें उन्होंने मुझे आज रात विला वापस आकर साथ में डिनर करने के लिए कहा। मुझे अभी लिन शाशिया को वह बात कहने का मौका भी नहीं मिला था जिससे मैं उसे प्यार से मना कर सकूं। ऐसा लग रहा था कि आज मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है। मैंने बहुत पोलाइटली उससे गुड बाय कहा और थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कहा कि मुझे आज घर वापस जाना है।
लेकिन किसने सोचा था कि लिन चैक्सिया कह देगी कि वह मुझे घर छोड़ने के लिए साथ चलेगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की किसी लड़के को घर छोड़ने के लिए भी आ सकती है। मैं उसे मना करने ही वाला था, तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि इस तरह बात को खींचते रहना भी कोई सही तरीका नहीं है। मैं रास्ते में ही उसे साफ साफ सब कुछ क्लियर कर सकता था। इसलिए हम दोनों ने मेट्रो पकड़ा और कई बार चेंज करने के बाद आखिरकार हम उस रास्ते पर आ गए जो विला एरिया की तरफ जाता था। रात हो चुकी थी और पीले रंग की स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थीं। मैं और लिन चैक्सिया साथ साथ उस रास्ते पर चल रहे थे। जब मैंने उसे मना करने वाली अपनी सारी बात कह दी तो मेरे सामने खड़ी इस हंसमुख लड़की ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और फिर भी अपनी वह बात पूरी की जो वह मुझे बताना चाहती थी। इसी वजह से मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थीं। लिन शाश्या ने कहा कि जब उसने पब्लिक क्लास में पहली बार मुझे देखा था और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था तो उसे अचानक मुझ पर बहुत अच्छा इंप्रेशन आ गया था। उसने यह भी कहा कि उसने मुझे बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किया था और उसके बाद से हर पब्लिक क्लास में वह जानबूझकर यह देखती थी कि मैं कहां बैठता हूं और फिर वह मेरे आसपास आकर बैठ जाती थी। और कॉलेज में बाद में जितनी बार भी हमारी एक्सीडेंटल मीटिंग्स हुई वे सब भी उसी की तरफ से प्लान्ड थीं। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। मुझे जिन चीजों के बारे में लगता था कि वे सब इत्तेफाक हैं, वे असल में लिन शाश्या की तरफ से की गई प्रोएक्टिव कोशिशें थीं। बात करते करते हम लोग विला के पास पहुंच चुके थे। मैं वहीं रुक गया और कहा, बस अब यहीं तक रहने देते हैं। लिन शाक्सिया ने खुले दिल से एक स्माइल दी। चेंजे, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर कभी भविष्य में तुम्हें अचानक मेरी अच्छाई का एहसास हो तो तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो। मैंने अपने सामने खड़ी इस सिंसियर लड़की को देखकर वापस मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें भविष्य में कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो तुम्हारी पसंद के लायक हो। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। शायद उसका मन अब हल्का हो गया था। उसने कहा, तो क्या जाते जाते मुझे एक कंफर्टिंग हग मिल सकता है? मैं अभी कुछ कह भी नहीं पाया था, तभी अचानक लिन शाक्सिया ने हल्के से मुझे गले लगा लिया। उसका वह हग बहुत छोटा सा था और उसके तुरंत बाद वह 2 कदम पीछे हट गई और अपना हाथ हिलाते हुए बोली, बाय बाय अजय, और फिर वहां से मुड़कर चली गई। मैंने भी नॉर्मल तरीके से अपनी तरफ मुड़ा और विला के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक किसी ने मुझे खींचकर पास की झाड़ियों और फूलों के बीच में कर दिया। मैं बुरी तरह डर गया। तभी अचानक एक सुंदर और गोरे हाथ ने पहले ही मेरा मुंह बंद कर लिया। उसका फोर्स काफी जेंटल था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी नजर एक जानी पहचानी पिच ब्लॉसम आइज पर पड़ी। वह तो क्विन नियन था। वह वापस कब लौट आया था? मेरे सामने खड़ी वह लंबी और खूबसूरत लड़की थोड़ा झुककर मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, आवाज मत निकालना। मैंने बहुत ओबीडियंट तरीके से सिर हिला दिया। मैं अभी छिन्यान के ग्रिप से छूट ही रहा था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से कसकर गले लगा लिया। सामने वाले ने अपना सिर हल्के से मेरे दाहिने कंधे पर टिका दिया और एक एक बहुत ही कोमल और डूबी हुई सी आवाज पीछे से गूंजी, छोटे अजय, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। साथ ही छिन फेई भी वहीं मौजूद थी। मेरा डर अब आखिरकार एक बड़े सरप्राइज में बदल चुका था। मैंने पलट कर देखा तो चिन फेई ने भी धीरे से अपनी कमर सीधी करके खड़े होते हुए अपने हाथ फैलाए। पूरे 3 साल बाद चिन फेई और चिन नियान के चेहरे के फीचर्स और ज्यादा गहरे और खूबसूरत हो गए थे और वे पूरी तरह से निखर चुकी थीं। अगर 2 मिक्स्ड रेस वाली टॉप ब्यूटीज आपके दोनों तरफ आकर खड़ी हो जाए और धीरे धीरे आपको अपने घेरे में ले लें तो उसका क्या एक्सपीरियंस होता है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो गई हो। क्विन नियन ने प्यार से कहा, अजय ने मुझसे वादा किया था ना कि वह जल्दी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मैं अभी सफाई देने ही वाला था कि मैंने कोई अफेयर नहीं चलाया। न जाने क्यों मेरा दिमाग अचानक उल्टी दिशा में चल पड़ा और मैंने पहले यह सफाई दी, छोटी दीदी, अब मैं एडल्ट बन चुका हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। ये सुनते ही क्विन नियन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वह एक एक कदम आगे बढ़ाकर मेरी तरफ आने लगी। मुझे मजबूरी में पीछे हटना पड़ा और मेरा पिछवाड़ा सीधे जाकर चिन फेई से जा लगा। अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। मेरी पीठ चिन फेई से सटी हुई थी और मेरा चेहरा चिन नियान की तरफ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही थीं। साफ साफ बात यह थी कि वे वापस लौट आई थीं और इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ था तो सबको खुश होना चाहिए था। तभी चिनफेई की आवाज दोबारा गूंजी, तुम दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तब जाकर मुझे समझ आया। मैं तो उस बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा था जो घरी वालों से अपना अफेयर छुपाने की कोशिश करता है। इसलिए मैंने तुरंत सफाई दी। अभी अभी जो लड़की गई वह सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी की एक क्लासमेट है। मैं किसी के साथ कोई रिलेशन में नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ छोटी दीदी, सच में।
छीन नियन ने अचानक आगे बढ़कर मुझे खीन फेई की बाहों से खींचकर अलग कर दिया। सच में? मैंने जोरों से सिर हिलाते हुए कहा। मेरे मुंह से पक्का जवाब मिलते ही वह अजीब और तनाव भरा माहौल पलक झपकते ही गायब हो गया। इसके बाद मैं चुपचाप खिन फे और खिन नियन के पीछे पीछे विला के अंदर चला गया। पता चला कि वे दोनों आज सुबह ही आ गई थीं और उन्होंने जानबूझकर एल्सा आंटी से कहकर मुझसे यह बात छुपाई थी ताकि वे मुझे एक बड़ा सा सरप्राइज दे सकें। पूरे परिवार ने मिलकर बहुत प्यार और खुशी के साथ रात का खाना खाया। डिनर के बाद अंकल्स ने बताया कि एक हफ्ते बाद खिन फे और खिन नियन के वेलकम होम की एक बड़ी पार्टी रखी जाएगी। ठीक इसी पार्टी के जरिए खिन फैमिली के दोनों सक्सेसर्स आधिकारिक तौर पर हाई सोसाइटी की दुनिया में कदम रखेंगे। इस पार्टी में बिजनेस वर्ल्ड के कई बड़े एलीट्स और नामचीन हस्तियों को बुलाया जाने वाला था और मुझे भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। एक हफ्ता बहुत जल्दी बीत गया और देखते देखते वह वीकेंड आ गया। मैंने अपने रूममेट्स को बता दिया था और कैंपस के बाहर आ गया था। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मैंने वहां एक बहुत ही शानदार और स्टाइलिश लाल रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी। गाड़ी की खिड़की धीरे से नीचे हुई और ड्राइविंग सीट पर बैठी खूबसूरत लड़की ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और हंसते हुए हाथ हिलाया। वह खिन नियन थी। कॉलेज के गेट पर आने जाने वाले स्टूडेंट्स की तमाम तरह की नजरों और चर्चाओं को नजरअंदाज करते हुए मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस कार के पास गया और अंदर बैठ गया। इस बार खिन फे साथ नहीं थी। मैं फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ गया और खिन नियन की कार का डैशबोर्ड और इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही एडवांस और शानदार था। हम लोग बहुत जल्दी एक बहुत ही लग्जरी प्राइवेट क्लब के सामने पहुंचे। मैं खिन नियन के साथ जैसे ही अंदर गया, स्टाफ के लोग पहले से ही मुस्कुराते हुए कतार में खड़े थे। खिन नियन के एक मामूली से इशारे पर मुझे तुरंत मेकओवर के लिए खींच कर ले जाया गया। सिर से लेकर पैर तक मेरी कई तरह की ग्रूमिंग और केयर ट्रीटमेंट्स की गई। इसके बाद अलग अलग एक्सपर्ट्स ने मेरे हेयर स्टाइल से लेकर आउटफिट तक पर काम करना शुरू किया। पता नहीं कितनी देर तक ये सब चलता रहा और आखिर में जब मैं पूरी तरह से तैयार कर दिया गया तो मैंने आईने में खुद को देखा और मुझे ये सब बहुत नया और अलग लगा। उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग रखा था और साथ में मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट बैठने वाला एक कस्टम मेड ब्लैक टक्सीडो पहना दिया था। इस लुक में मैं काफी मैच्योर लग रहा था। मैं खुशी खुशी उस तरफ बढ़ा जहां थोड़ी दूर सोफे पर किन नियन मेरा इंतजार कर रही थी। तभी मैंने देखा कि बड़ी दीदी किन फे भी न जाने कब से वहां आ चुकी थी। खिन फे और खिन नियन दोनों ने भी अपनी स्टाइलिंग बदल ली थी। उन्हें देखते ही मुझे ऐसा लगा मानो मेरी आंखों के सामने कोई बहुत ही शानदार विजुअल फीस्ट चल रही हो। उनके इवनिंग गाउन्स बेहद खूबसूरत और एलिगेंट थे और वे दोनों किसी ट्विन फ्लावर्स की तरह लग रही थीं। जब क्विन फी और क्विन नियन ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में किसी अजीब सी चमक का एक फ्लैश सा कौंध गया। सबसे पहले खिन फे ने कहा, छोटा अजय आज बहुत हैंडसम लग रहा है। छिन नियन ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान तैर गई। जब हम लोग वापस विला पहुंचे तो समय बिल्कुल सही था। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन खिन फे और खिन नियन मुझे खींचकर पार्टी हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर ले गईं ताकि हम लोग साथ में तैयार हो सकें। नीचे पार्टी हॉल से धीरे धीरे लोगों की आपस में बातचीत करने की आवाजें आने लगी थीं। पता नहीं कितनी देर बाद आखिरकार पार्टी का मुख्य समय आ गया। पार्टी हॉल की बड़ी लाइटें अचानक बुझ गईं और सिर्फ एक स्पॉटलाइट को फर्स्ट फ्लोर की घूमती हुई सीढ़ियों की तरफ डाल दिया गया। मेरा प्लान ये था कि मैं ऊपर ही रुका रहूंगा और जब खिन फे और खिन नियन नीचे चली जाएंगी और भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी तब मैं चुपचाप नीचे खिसक जाऊंगा। लेकिन कौन जानता था कि खिन फे और छिन नियन दोनों मेरे दोनों तरफ आकर खड़ी हो जाएंगी और मेरी बाहों में अपनी बाहें डाल लेंगी। इस तरह मैं ना चाहते हुए भी उस ट्विन सिस्टर्स की जोड़ी के सहारे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से एक एक कदम बढ़ाते हुए नीचे स्टेज के किनारे की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गया। जब वह स्पॉटलाइट हम चारों पर पड़ी तो मैं थोड़ा घबरा गया। खिन फे को शायद मेरी घबराहट का अंदाज हो गया था, इसलिए उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर बड़े प्यार से मेरे हाथ को हल्का सा सहलाकर मुझे ढांढस बंधाया। जब हम स्टेज के किनारे पर पहुंचे तो मुझे आखिरकार उनसे अलग होने का मौका मिल गया और मैं साइड की सीढ़ियों से उतरकर सीधे उस बड़े से पार्टी हॉल में आ गया। बड़ी दीदी और छोटी दीदी की ओपनिंग स्पीच में मुझे बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। शायद वहां मौजूद हर कोई इस बात को जानता था कि खिन फैमिली का एक अडॉप्टेड बेटा भी है, इसलिए जब मैं भीड़ के बीच से गुजर रहा था तब किसी ने भी मेरी पहचान को लेकर कोई अजीब या शक भरी नजर से नहीं देखा। मैं चुपचाप भीड़ के बीच खड़ा होकर स्टेज पर चमकती हुई अपनी बड़ी और छोटी दीदी को देख रहा था। मुझे दिल से उन दोनों की इस कामयाबी पर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन साथ ही मुझे यह भी बहुत अच्छे से एहसास हो रहा था कि मेरे और उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद अंकल क्विन फाई और क्विन नियन को लेकर बिजनेस वर्ल्ड के जाने माने लोगों से मिलाने लगे।
ग्लासों के टकराने की आवाजों और चीयर्स के बीच पार्टी हॉल में लोग बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज और बातें कर रहे थे। मुझे इस तरह की महफिलें कुछ खास रास नहीं आती थीं, इसलिए मैं अकेले ही चुपचाप पीछे के गार्डन में चला गया और एक पत्थर के बेंच पर बैठकर खोया खोया सा रहने लगा। थोड़ी देर बाद कुछ अमीर घरानों के बिगड़ैल शहजादों की तरह कपड़े पहने हुए कुछ लड़के भी गार्डन में आ गए। जब उन्होंने मुझे वहां देखा तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी नफरत और नीची नजर से देखने वाली मुस्कान तैर गई। मैंने खड़े होकर सोचा कि इससे पहले कि वे कुछ कहें, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास से गुजर रहा था, अचानक उनमें से एक लड़के ने अपना पैर आगे बढ़ाकर मुझे गिराने की कोशिश की और एक तीखी और उपहास भरी आवाज गूंज उठी, आखिर खिन फैमिली ने तुम जैसे अडॉप्टेड बेटे को पाल ही क्यों रखा है? तभी दूसरे लड़के ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार, छुए यी बिल्कुल सही कह रहा है। सच में इसकी तो किस्मत ही खुल गई जो इतने सालों से खिन फैमिली की दोनों बेटियों का भाई बनकर ऐश कर रहा है। जिस लड़के ने ताना मारा था उसका नाम छुए यी था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बहुत ही परखे और ताने मारने वाले अंदाज में मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने के भाव साफ दिख रहे थे। उसने अकड़ कर पूछा, क्या तुम्हारी उम्र 18 साल हो गई है? क्या तुम 18 साल के होने के बाद भी खिन फैमिली पर बोझ बनकर यहीं चिपके रहने वाले हो? मैं उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानता था और न ही यह समझ पा रहा था कि वह बेवजह मुझे क्यों टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि आज की यह पार्टी बड़ी और छोटी दीदी के सम्मान में रखी गई है, इसलिए मैं इसकी वजह से कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था। मैंने अपने गुस्से को काबू किया और उनकी भीड़ से खुद को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वे लोग लगातार मुझ पर दबाव बना रहे थे, मानो वे जबरदस्ती मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हों। भले ही मुझे अच्छी तरह पता था कि एक दिन मुझे किन फैमिली छोड़कर जाना ही है, लेकिन उस पल न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी अकड़ आ गई और मैं उनके सामने बिल्कुल झुकना नहीं चाहता था। मैं थोड़ी जिद के साथ उनकी उस घेराबंदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस छुए यी नाम के लड़के ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं अपना संतुलन खो बैठा और मेरा पैर लड़खड़ा गया। मैं सीधे नीचे गिर पड़ा और मेरा टखना एंकल बुरी तरह मुड़ गया। मेरे टखने में एक तेज और हिला देने वाला दर्द उठ बैठा। मैंने गुस्से से अपनी आंखें भींच लीं। सहन करने की भी एक हद होती है। मैं दर्द के बावजूद खुद को संभालकर खड़े होने ही वाला था कि तभी अचानक एक जानी पहचानी और ठंडी सी खुशबू हवा में तैरने लगी। किसी ने बहुत प्यार और नरमी से मुझे थाम लिया। मैंने मुड़कर देखा, यह खिन फेई थी और खिन फेई के साथ ही वहां खिन नियन भी मौजूद थी। शायद वह सीधे पार्टी से आ रही थी क्योंकि उसके हाथ में वाइन का एक ग्लास अभी भी था। खिन नियन ने एक नजर मेरी तरफ डाली और सीधे उन लड़कों की तरफ बढ़ गई। बाकी सारे लड़के डरकर एक कदम पीछे हट गए और वहां सिर्फ छुए यी अकेला रह गया। छुए यी ने खिन नियन को देखते ही अपनी गर्दन थोड़ी अकड़ के साथ ऊपर उठाई, लेकिन खिन नियन बिल्कुल चुप थी और बिना किसी भाव के एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। खिन नियन के चारों तरफ फैली उस भारी और डरावनी ऑरा के दबाव में आकर छुए यी के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। लेकिन खिन नियन ने तब तक रुकना मुनासिब नहीं समझा जब तक कि उसने छुए यी को पूरी तरह दीवार से नहीं लगा दिया। इससे पहले कि छुए यी अपनी सफाई में असफाई कुछ कहकर उस अजीब खामोशी को तोड़ता, खिन नियन ने उसके सामने एक बहुत ही शातिर और खतरनाक सी मुस्कान बिखेर दी। अगले ही पल खिन नियन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लाल वाइन का पूरा ग्लास उठाया और बिना एक भी बूंद बचाए सीधे छुए यी के चेहरे पर उड़ेल दिया। इसे अच्छे से एंजॉय करो मिस्टर छुए, एक गुस्से से भरी चीख गूंज उठी। छुए यी बुरी तरह झल्लाते हुए चिल्लाया, तुम्हारी यह हिम्मत, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारी फैमिली तो तुम्हारी किन फैमिली के साथ मैरिज अलायंस, रिश्तेदारी करने वाली है। खिन नियन को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। उसकी वे खूबसूरत आंखें हंसते हंसते आधी मुड़ गईं। लेकिन अचानक उसकी हंसी थम गई और उसने बेहद बेरहमी और गुस्से से छुए यी से कहा, ओह, तो तुम आज से ही इस ख्याल को अपने दिल से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि इस जन्म में तो क्या कभी भी खिन फैमिली के दरवाजे पर कदम रखने के लायक भी नहीं बचोगे। ये कहने के बाद खिन नियन ने ऊंची आवाज में पुकारा, कोई है? कुछ ही सेकंड में कुछ ब्लैक सूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स वहां आ गए। इस साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। शुई गुस्से में गालियां बकता और चिल्लाता रहा, लेकिन गार्ड्स ने उसे कॉलर से पकड़कर बाहर निकाल दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मैं बस खुली आंखों से यह सब देखता रह गया। मैंने खिन नियन की तरफ देखते हुए कहा, अंकल इस बात पर बहुत गुस्सा होंगे। खिन नियन ने अपनी एक आईब्रो उचकाई, क्या तुम्हारा टखना अब दर्द नहीं कर रहा है? मैंने अनजाने में ही अपना सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी वजह से और परेशान हो, मैंने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। शायद खिन फे चाहती थी कि मैं खिन नियन को इस तरह अपना बदला लेते हुए देख लूं। अब जब सब कुछ हो चुका था तो खिन फे ने बहुत प्यार और नरमी से मुझे सहारा दिया और मेरे कमरे में वापस ले आई।
इसके बाद उसने बहुत ही जेंटलमैन तरीके से मेरे टखने पर दवा लगाई और मुझे सलाह दी कि मैं अब आराम करूं और आलत फालतू की बातें दिमाग में न लाऊं। मैंने अपनी गर्दन हिला दी। उनके कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने बहुत जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, थैंक यू सो मच। अगले दिन मुझे पता चला कि सचमुच खिन नियन ने कल रात जिस तरह से एक गेस्ट और ऊपर से एक ऐसे इंसान के साथ जो कल को उनका या बड़ी दीदी का फियांसे बन सकता था के साथ बर्ताव किया था, उससे अंकल बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। अंकल का कहना था कि उसने बहुत बचकानी और गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। आखिरकार चेंग सिटी में शू फैमिली का रुतबा भी काफी बड़ा है। लेकिन जब अंकल को उस पूरी घटना की असली वजह पता चली तो उन्होंने क्विन नियन को और ज्यादा डांटा नहीं। अंकल को भी यह अच्छे से समझ आ गया था कि इस तरह की घटिया सोच और कैरेक्टर वाला इंसान कभी भी खीन फैमिली के लायक नहीं हो सकता था। और जहां तक जू फैमिली की बात है, भले ही वे अंदर से नाराज थे, लेकिन खिन फैमिली के सामने आवाज उठाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, खासकर तब जब गलती उन्हीं की तरफ से थी। पार्टी का वह ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। एक दिन घर पर आराम करने के बाद मैं वापस अपनी यूनिवर्सिटी लौट आया। हालांकि घर पर उस एक दिन के आराम के दौरान मैंने बड़ी और जैसी टॉप लेवल की और बहुत ज्यादा केयरिंग सर्विस का पूरा लुत्फ उठाया था, जिसे याद करके आज भी मेरे बदन में एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है। पहले के वीकेंड्स पर मैं हमेशा अपने कॉलेज में ही रहता था, लेकिन अब जब से खिन फे और खिन नियन विदेश से लौट आई थी, मुझे हर हफ्ते बिना नागा किए विला में डिनर के लिए बुलाया जा जाता था। छिन फेई ने खिन ग्रुप में इंटर्नशिप शुरू कर दी थी और छिन नियन किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ गई थी। वे दोनों अपने अपने काम में काफी बिजी रहती थीं, लेकिन फिर भी हर हफ्ते वीकेंड पर वे मेरे साथ खाना खाने के लिए समय निकाल ही लेती थीं। शायद अब मैं सच में बड़ा हो चुका था और मुझे यह बात समझ आने लगी थी कि एक लड़का और लड़की या भाई बहन के बीच एक सही बाउंड्री, दूरी का होना कितना जरूरी है। इसलिए जब भी खिन फे या खिन नियन मेरे साथ थोड़ी ज्यादा इंटीमेट, करीबी होने की कोशिश करती थीं, तो मैं अनजाने में ही पीछे हट जाता था। शुरुआत में ऐसा 2-3 बार हुआ और उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। जिंदगी अपने ट्रैक पर चलती रही। जब मैं सेकेंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर में था तो अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारी इस शांति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वह भी एक वीकेंड का दिन था और घर के सभी लोग मौजूद थे। बड़े से लिविंग रूम में बैठे हुए अंकल ने अचानक बहुत प्यार और सुकून भरे लहजे में मुझसे पूछा कि क्या मैं आजकल किसी को डेट कर रहा हूं या किसी रिलेशन में हूं। खिन फे और खिन नियन ने एक साथ अपनी नजरें मेरी तरफ घुमा दी। मैं थोड़ा सा चौंक गया और मैंने तुरंत अपना सिर हिलाकर इस बात से साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनने के बाद अंकल ने हल्का सा सिर हिलाया और एल्सा आंटी की तरफ एक इशारा किया। एल्सा आंटी ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, चेन जे डू फैमिली जानती है कि हमारी फैमिली में एक बहुत ही प्यारा और समझदार बेटा है। तुम्हारे अंकल डू चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी से एक बार मिलो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं सन्न रह गया। मुझे एक सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि एल्सा आंटी के कहने का असल मतलब क्या है, लेकिन कोई और हो ना हो, मुझसे भी पहले कोई और इस बात को समझ गया था। वह खिन नियन था। सोफे से उठने वाला वह सबसे पहला इंसान था जिसने इस बात का विरोध करते हुए कहा, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। उसकी इस हरकत से डरकर मैं भी झटके से सोफे से खड़ा हो गया। अंकल का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया और उन्होंने किन्यान की तरफ देखते हुए कहा, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके ठीक बाद खीन फेत ने अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने की अपनी आदत के मुताबिक बहुत ही ठंडे और शांत लहजे में कहा, मैं भी इस बात के समर्थन में नहीं हूं। अंकल ने अपनी नजरें छिन फेई की तरफ घुमाई और पूछा, वजह? छिन फेई ने बिना किसी डर के जवाब दिया, डूब परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से उनका बिजनेस काफी डस्टी, विवादों और कमजोरियों से घिरा रहा है। उनकी फैमिली समुद्र के बीच उस छोटी सी नाव जैसी है जो जरा सी लापरवाही से कभी भी डूब सकती है, और खिन फैमिली इस डूबती हुई नाव के साथ रिस्क नहीं ले सकती। अंकल ने अपने हाथ के एक इशारे से खिन फेई की बात बीच में ही रोक दी। अंकल ने खिन फे और खिन नियन दोनों को अपने साथ स्टडी रूम में चलने का आदेश दिया। मैं बिल्कुल अवाक और लाचार सा वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। एल्सा ही आंटी ने मुझे सलाह दी कि मैं जाकर अपने कमरे में आराम करूं। मैंने अपना सिर हिलाया और गुमसुम कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। और फिर आधी रात होते होते मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि असल में यह सब क्या चल रहा था। वे लोग मेरी अरेंज मैरिज, तयशुदा रिश्ते की बात चला रहे थे। अब मैं क्या करूं? उस रात जब हम सब डिनर कर रहे थे, चिन नियन ठीक मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक बहुत साफ और गहरा लाल निशान, थप्पड़ या चोट का निशान दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे, मेरा दिमाग इस बात पर उलझा हुआ था कि आखिर अंकल ने अचानक मेरे लिए अरेंज्ड मैरिज का यह कदम क्यों उठाया। मुझे अच्छी तरह पता था कि किन फैमिली में मेरी क्या पोजीशन है,
मैं सिर्फ एक अडॉप्टेड बेटा था और भले ही उन्होंने मुझे हमेशा अपनों की तरह रखा था, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड के समीकरणों में इस तरह के फैसले अक्सर किसी न किसी बड़े मकसद के तहत लिए जाते हैं। अगली सुबह जब हम सब ब्रेकफास्ट के लिए मिले तो माहौल थोड़ा अजीब और गंभीर था। खीन फे और खीन नियन दोनों के चेहरे पर एक तनाव साफ झलक रहा था। अंकल ने अपनी ब्लैक कॉफी का कप उठाया, मुझे एक गंभीर नजर से देखा और शांत आवाज में बोले, अजय, कल रात जो बात मैंने कही थी वह सिर्फ एक सुझाव नहीं था। डू फैमिली के साथ यह संबंध हमारे लिए व्यावसायिक रूप से नहीं बल्कि एक पारिवारिक सहयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्होंने रुककर किन नियन की तरफ देखा, जिसके गाल पर कल रात वाली बहस का हल्का सा निशान अभी भी महसूस हो रहा था, और फिर अपनी बात जारी रखी। चूंकि इस पर घर में कुछ असहमतियां हैं, इसलिए हम इस मामले को थोड़ी ढील दे रहे हैं। हम तुम्हें किसी पर दबाव नहीं डालेंगे अजय। तुम पहले उस लड़की से एक सामान्य मुलाकात करके देख सकते हो। फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। मैंने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सी अनिश्चितता भी घर कर गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से खीन फैमिली के अंदर किसी तरह का तनाव या दरार आए। मैंने मेज पर सबको देखते हुए धीमे और स्पष्ट शब्दों में कहा, अंकल, एरसा आंटी, बड़ी दीदी और छोटी दीदी, आप सबको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। जहां तक इस मुलाकात का सवाल है, अगर आप सब चाहते हैं तो मैं एक बार बस कैजुअल मिलकर मना कर दूंगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। मेरे इस जवाब पर किन नियन ने तुरंत अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। उसकी उन गहरी आंखों में एक अजीब सा सुकून और साथ ही एक तेज चमक दिखाई दी, मानो वह इस बात से संतुष्ट हो कि मैंने खुद ही इस रास्ते को नापसंद कर दिया है। चिनफेई ने भी अपना कांटा चम्मच साइड में रखा और बहुत ही कोमल आवाज में मेरा समर्थन करते हुए कहा, पापा, अजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी उम्र अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने की नहीं है। उसकी प्राथमिकता उसकी पढ़ाई और उसका करियर होना चाहिए। अंकल ने कुछ पल के लिए हम सबको देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे वैसा ही सही। अगर अजय की यही इच्छा है तो हम इस रिश्ते की बात को यहीं खत्म करते हैं। इस छोटे से तूफान के टल जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, खीन फैमिली के साथ मेरा भविष्य और उनके दायरे से बाहर निकलने का मेरा विचार दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। 2 दिन की छुट्टी बिताने के बाद मैं वापस अपने कॉलेज लौट आया। जांग युएन ने मुझे देखते ही फौरन घेर लिया और पूछने लगा कि इस बार वीकेंड पर विला में क्या क्या ड्रामा हुआ। मैंने उसे टालते हुए बस इतना कहा कि कुछ खास नहीं, सब नॉर्मल था। कॉलेज के दिन फिर से अपनी पुरानी रफ्तार से चलने लगे। लिन शाशा अब भी कभी कभार क्लास में मिल जाती थी, लेकिन हमारे बीच अब एक दोस्ताना दूरी और समझ बन चुकी थी। उधर खिनफे और छिननियन अपनी अपनी फील्ड में पूरी तरह से व्यस्त हो चुकी थीं। खिनफे ने खीन ग्रुप के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी, जबकि खिननियन अपनी रिसर्च में नए आयाम छू रही थी। भले ही हम अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन मुझे पता था कि चाहे कुछ भी बदल जाए, वे दोनों हमेशा दूर से ही सही मेरी ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। और अब अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी पहचान खुद बनाने का वक्त आ गया था। वह हाथ बेहद ठंडा और धीमा था, लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सी गहराई और बेचैनी थी। मैं आधी नींद और हकीकत के बीच उलझा हुआ था, लेकिन जैसे ही बिजली कड़की, मेरी आंखें आधी खुल गईं। कमरे के हल्के अंधेरे में बिस्तर के किनारे पर कोई चुपचाप बैठा हुआ था। वह किन नियन थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और बालों की कुछ लटें उसके माथे पर बिखरी हुई थीं। उसके चेहरे पर वह हमेशा रहने वाली अकड़ और जिद बिल्कुल गायब थी, और उसकी जगह एक ऐसी कमजोरी दिख रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं डर और झटके से पूरी तरह जाग गया। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन खिन नियन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी अजीब सी लाचारी थी कि मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। उसकी आवाज भारी और बेहद धीमी थी, जो इस सूने कमरे में गूंज रही थी। अजय, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराते हुए अपना हाथ खींचना चाहा और कहा, छोटी दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। चिन नियन ने ठंडी हंसी के साथ अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, कल रात जब तुमने मुझे धक्का दिया था, तब मुझे समझ आ गया था कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूं? जब से तुम इस घर में आए हो, तब से मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रही है। उसकी बातें मेरे दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह गिर रही थीं। मैं सदमे में था कि जिसे मैं हमेशा अपनी एक कड़क और झगड़ालू बहन मानता था, उसके दिल में ऐसा कुछ चल रहा था। खिन नियन थोड़ा और झुक गई और उसकी गर्म सांसें मेरे गाल पर महसूस होने लगीं। उसने मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाया, चाहे तुम भागना चाहो या इस घर से दूर चले जाओ, चिनजे, तुम कभी मुझसे दूर नहीं हो सकते। ये बात अपने दिल में बिठा लो। उसके शब्दों में एक ऐसा जुनूनी अधिकार था जिसे सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
तभी कमरे के दरवाजे पर एक और परछाई दिखाई दी। दरवाजे के पास मध्यम रोशनी में खीन फेई खड़ी थी। बड़ी दीदी खिन फे हमेशा की तरह शांत और कोमल लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में भी वही गहराई और ठहराव था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, खिन नियन को कंधे से पकड़ा और बहुत ही शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, नियन बस करो, तुम उसे डरा रही हो। छिन नियन ने गुस्से और बेबसी से खीन फेई की तरफ देखा, लेकिन उसने बहस नहीं की। छिन फेई ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उनकी वह जानी पहचानी और नरम आवाज गूंजी, अजय डरो मत, कोई तुम्हें इस घर से जबरदस्ती नहीं रोकेगा और न ही कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन उनके इन शांत शब्दों के पीछे जो एक अजीब सी खामोश पकड़ थी, उसने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। मुझे समझ आ गया था कि भले ही बाहर से वे दोनों कितनी भी अलग हों, लेकिन इस मामले में उन दोनों की सोच एक ही थी। बाहर मूसलाधार बारिश अभी भी बरस रही थी और उस तूफान के बीच मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसे जाल में फंस चुका हूं जिससे निकलना अब मेरे बस में नहीं था। मैं सोकर रियलिटी से भागना चाहता था। मैंने सोचा कि कल सुबह होते ही मैं यहां से तुरंत चला जाऊंगा। शायद बहुत ज्यादा डर जाने की वजह से मैं जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। रात में अचानक बहुत तेज हैवी रेन शुरू हो गई और बादल गरजने लगे। मेरी नींद बहुत बेचैन थी। अपनी आधी अधूरी नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बहुत ही सॉफ्ट हाथ मेरे चेहरे पर हल्के से फेरा जा रहा हो। फिर वह हाथ मेरे माथे से होते हुए आंखों तक और फिर गालों तक पहुंचा। आखिर में वह हल्का ठंडा हाथ मेरे होंठों के पास आकर रुक गया और धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगा। क्या यह कोई ड्रीम था? मैं किसी भी तरह जाग नहीं पा रहा था। तभी बाहर एक बहुत जोरदार बिजली कड़की, बूम, और मैं अचानक झटके से जाग गया। मैं बेड पर उठकर बैठ गया और घबराहट में गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कल रात मैं खिड़की के कर्टन्स लगाना भूल गया था, इसलिए जब आसमान में बिजली चमकी तो मेरा आधा कमरा रोशन हो गया और उसी रोशनी में मैंने देखा कि मेरे कमरे में, ज्यादा सटीक कहूं तो मेरे बेड के ठीक पास, कोई इंसान खड़ा था। मैं डर के मारे सुन्न हो गया। इससे पहले कि मैं दहशत में चीखता, सामने वाले ने अपना वह सॉफ्ट और लंबा हाथ आगे बढ़ाकर मेरा मुंह बंद कर दिया। एक ठंडी और जानी पहचानी खुशबू मेरी सांसों में घुल गई। वह किन फेई थी। अजय, अच्छे बच्चे, आवाज मत करना। मैंने डरे हुए हालत में सिर हिला दिया। वह अंदर कैसे आई? उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं और मुझे लगा जैसे मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए हों। कल रात किन नियन ने जो टेरर मेरे अंदर पैदा किया था, वह भी फिर से उभर कर सामने आ गया। किन फे बेड के किनारे बैठ गई और बहुत ही प्यार से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी नजरें बिल्कुल पहले जैसी थीं, लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत स्केर्ड महसूस हो रहा था। इस वक्त खिन फेई की आंखों में कुछ ऐसे इमोशंस थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। शायद उसने मेरी घबराहट को भांप लिया था, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी पीठ थपथपाकर मुझे कंफर्ट करने लगी। उसने कहा, अजय, अच्छे बच्चे, बिग सिस्टर तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने देगी। मैंने डरते हुए सिर हिलाया ताकि फिलहाल मैं उसकी बात में हाँ मिला सकूं। लेकिन वह बिग सिस्टर जिसकी मैंने बचपन से रिस्पेक्ट की थी, आज वह किसी लवर की तरह मेरे कान में धीरे से फुसफुसा रही थी। क्योंकि अजय को सिर्फ अपनी दीदी को ही पसंद करना चाहिए। अजय, क्या तुम्हें याद है जब मैं एडल्ट हुई थी तब तुमने मुझसे एक विश मांगने को कहा था और कहा था कि वह जरूर पूरी होगी। लेकिन दीदी की वह विश तो हमेशा से सिर्फ अजय ही था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था। अच्छी बात यह थी कि इस वक्त खिन फेई ने आगे कुछ नहीं किया। उसने मुझे बड़े प्यार से वापस सुलाया और वहां से चली गई। क्योंकि मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, मुझे सिर्फ कमरे के डोर के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मैंने आंखें खोली और अंधेरी छत को घूरने लगा। मैंने सोचा कि अब इसके बाद मैं कभी खिन फे और खिन नियन से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। पूरी रात मैं सो नहीं पाया और आंखें खोले खोले ही सुबह हो गईं। आईने में मेरे आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। बहुत बढ़िया, अब मैं बिल्कुल किसी पैंडा जैसा लग रहा था। जब मैं नीचे गया तो एल्सा आंटी ने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। मुझे मजबूरी में उनके साथ डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। जैसे ही मैं बैठा, मेरी नजर ठीक सामने बैठी उस पीच ब्लॉसम आईज वाली लड़की से मिली जिससे मैं अब खौफ खाने लगा था। खिन नियन ने हमेशा की तरह मेरी तरफ देखकर स्माइल किया, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने होंठ कसकर दबा लिए। तभी मेरे बगल वाली कुर्सी को किसी ने खींचा। वह खिन फेई थी, वही औरत जो कल आधी रात को अजीब तरह से मेरे बेड के पास खड़ी थी। अब वह ठीक मेरे बगल में बैठी थी। मेरे तो होश उड़ रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से और जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने पोलाइटली अंकल और एल्सा आंटी को गुड बाय कहा और फिर जल्दी से यूनिवर्सिटी वापस लौट गया। अंकल ने भी उस डू फैमिली की लड़की से मेरी मीटिंग वाली बात दोबारा नहीं छेड़ी। यूनिवर्सिटी में पूरे एक हफ्ते तक छिन फे और खिन नियन ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स किए, लेकिन मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया।
मैं बस इन सब चीजों से दूर भागना चाहता था, क्योंकि हम एक फैमिली थे। ये सब अलाउ नहीं था। देखते देखते फिर से सैटरडे आ गया। एलजे आंटी ने मुझे कॉल करके घर आने को कहा, लेकिन मैंने ये एक्सक्यूज दे दिया कि मेरे क्लब की कोई एक्टिविटी है और रिहर्सल करनी है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। जैसा मैंने सोचा था, थोड़ी ही देर में क्विन फाई और क्विन नियन के लगातार कॉल्स आने लगे। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर्स को देखा और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वीकेंड की दोपहर में जांग युएन अपने पुराने क्लासमेट्स के साथ घूमने चला गया था और मेरे बाकी दोनों रूममेट्स भी लाइब्रेरी चले गए थे। मैं डॉर्मेटरी में बिल्कुल अकेला था। मैं बस अपना फोन चला रहा था। तभी मुझे अचानक एक मैसेज आया कि मेरा एक पार्सल आ गया है और मुझे यूनिवर्सिटी के गेट पर जाकर उसे रिसीव करना है। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की थी। गार्ड रूम के पास सच में एक कुरियर पॉइंट था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और जल्दी से एक जैकेट पहनकर मेन गेट की तरफ चल दिया। मैं गार्ड रूम से पार्सल लेकर बाहर आया। पार्सल थोड़ा भारी था और नीचे की तरफ खिसक रहा था। मैं बस उसे ऊपर की तरफ खिसका ही रहा था कि अचानक किसी की परछाई ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने ऊपर देखा, वह किन नियन थी। चिन नियन की आंखें बहुत गहरी लग रही थीं। मैं थोड़ा डर गया और कुछ कदम पीछे हट गया। मेरा यह रिएक्शन देखकर किन नियन की आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। किन नियन ने कहा, अजय, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूं। मैंने थोड़ा रेजिस्ट करते हुए कहा, मैंने आंटी को बता दिया है कि मैं इस हफ्ते नहीं आऊंगा। चिन नियन बस टकटकी लगाकर मुझे देखती रही। अजय, बात मानो। यूनिवर्सिटी के गेट से गुजरने वाले लोग हमारी तरफ देखने लगे थे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे मजबूरी में किन नियन के साथ जाना पड़ा। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, घर पर अंकल और आंटी भी तो हैं। बस मैं आज रात विला में नहीं रुकूंगा। मैंने पीछे वाला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मैं बस उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहता था। किन नियन थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह बस ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई और कार स्टार्ट कर दी। कार के अंदर बहुत शांति थी। न जाने क्यों मुझे अचानक बहुत जोर की नींद आने लगी। मैंने जोर से अपना सिर हिलाया और खुद को समझाया कि यह सोने का सही वक्त नहीं है, लेकिन यह नींद इतनी भारी होती जा रही थी कि मैं उसे रोक नहीं पाया और मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने खुद को एक बहुत बड़े से कमरे में लेटे हुए पाया। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था और मुझ में कोई ताकत नहीं बची थी। यह कीन फैमिली का विला बिल्कुल नहीं था। इस कमरे का स्टाइल थोड़ा नॉर्डिक था। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन हर एक चीज बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। कमरे का दरवाजा खुला और किन नियन अंदर आई। मैंने घबराते हुए तुरंत पूछा, ये कौन सी जगह है? किन नियन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसने कहा, अब तुम मुझे सेकंड सिस्टर भी नहीं बुलाते, है ना? मेरी घबराहट और बढ़ गई। मुझे कुछ बहुत ही बुरा होने का फीलिंग आ रहा था और जैसा मैंने सोचा था, अगले ही पल क्विन नियन के शब्दों ने मेरे डर को सच कर दिया। अजय, ये वह जगह है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, हमारा अपना होम। मैं दहशत के मारे कांप उठा। मैं बेड से उठकर तेजी से खिड़की की तरफ भागा और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी तीसरी मंजिल पर हूँ। बाहर के नजारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई दूसरी विला है जिसके बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। किन नियन एक एक कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आने लगा और मैं पीछे हटते हटते आखिरकार दीवार से जा लगा। उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से मेरे सीने पर रख दिया। उसके चेहरे पर बिना किसी झिझक के एक बहुत ही खुशमिजाज सी मुस्कान थी। चेंजे, तुम पूरे एक हफ्ते से मिसिंग थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन तुम बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे खुद आकर तुम्हें अपने घर लाना पड़ा। मेरा पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। चेंजे को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि चेंजे सिर्फ मेरा है। मैं किसी भी हाल में दीदी के साथ चेंजे को शेयर नहीं कर सकता। जिस तरह से वह चेंजे को देखती है, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने चिल्लाकर कहा, छिन नियन, तुम पागल हो गए हो। छिन नियन ने अपना हाथ उठाया और कहा, क्या तुम्हें पता है चेंजे, पहले तुम हमेशा दीदी के पीछे पीछे घूमना पसंद करते थे। उस वक्त मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे आंसू सिर्फ मेरे लिए हों और तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो। तब मैं ये सब समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में मैं समझ गया। उस फीलिंग को जेलसी कहते हैं। मुझे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन क्विन नियन बहुत प्यार से मुझे समझाते हुए बोला, चेंजे, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस उस दिन का इंतजार करना चाहता हूं जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मैंने जोर जोर से सिर हिलाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया, यहाँ तक कि मैं सीधे बेड पर जा गिरा। किन नियन ने बड़े आराम से मेरे पैरों को भी बेड पर सीधा कर दिया और मुझे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। किन नियन के कमरे से बाहर जाने के बाद मैंने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और पूरे कमरे में हर जगह अपना फोन ढूंढने लगा, लेकिन मुझे मेरा फोन कहीं नहीं मिला। मैं गुस्से में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया। नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलते हुए मैं दौड़कर नीचे गया।
खिन नियन लिविंग रूम में बैठा था और अभी अभी उसने कॉफी का कप उठाया ही था कि उसकी नजर मेरे पैरों पर पड़ी और वह भौहें सिकोड़ कर मुझे देखने लगा। वह लंबे डग भरता हुआ मेरे पास आया और मुझे सहारा देकर थाम लिया। मैं खुद को उसके चंगुल से बिल्कुल छुड़ा नहीं पा रहा था। वह मुझे पकड़कर सोफा तक ले गया और बिना कुछ बताए कहीं चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसके हाथ में सफेद कॉटन सॉक्स और स्लीपर्स थे। उसने बहुत प्यार से मेरे पैरों में मोजे पहनाए और उन्हें स्लीपर्स के अंदर रख दिया। मैंने बिल्कुल भावहीन चेहरे से कहा, कल सोमवार है, मेरी क्लासेस हैं, मुझे कब जाने दोगे? छिन नियन मेरे पास वाले सोफा पर बैठकर बोला, चिंता मत करो, मैंने पहले ही तुम्हारी तरफ से लीव यानी छुट्टी ले ली है, इसीलिए तुम चुपचाप मेरे पास ही रहो। मैं जानता था कि ऐसे वक्त में काम रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पूछा, तो मेरा फोन कहाँ है? कम से कम वह तो मुझे वापस कर सकते हो। छिन नियन ने अपनी भौहें उचकाई और अपनी जेब से मेरा फोन निकालकर मुझे दे दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा। मैं थोड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने फोन ऑन किया मैं सन्न रह गया। फोन में बिल्कुल नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रहा था। क्विन नियन ने बड़े आराम से बताया, ये बताना तो भूल ही गया, इस विला के अंदर के सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया गया है और हाँ, बाहर चारों तरफ बॉडीगार्ड्स तैनात हैं। मैं झटके से खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए पूरी ताकत लगाकर विला के मेन गेट की तरफ भागा, लेकिन मैंने पाया कि दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। क्विन नियन बड़े आराम से टहलते हुए मेरे पीछे आया और बोला, चेंजे, दोपहर में खाने में क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। मैंने गुस्से से उसे घूर कर देखा। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर उससे लड़ना है तो अपने अंदर एनर्जी बनाए रखनी होगी। क्विन नियन ने खाने की टेबल पर बहुत सारे पकवान बनाए, लेकिन यह देखकर कि अब मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, उसने खुद अपने हाथ में स्टिक्स उठाई और हर एक डिश को खुद चख कर देखा। इसके बाद उसने बड़े मासूम तरीके से मेरी तरफ देखा। मैंने अपने दांत भींचे, जल्दी जल्दी कुछ निवाले खाए और फिर वापस सोफा पर आकर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। खिन नियन माथे पर बल डाले हुए गुस्से से दरवाजे की तरफ गया और उसने दरवाजा खोला। बाहर आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खिनफेई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? छिन नियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बेहद नाखुश लग रहा था। मेरी प्यारी छोटी बहन, जिस बात का अंदाजा तुम लगा सकती हो वह मैं भी आसानी से लगा सकता हूँ। छिनफेई की आवाज हमेशा की तरह बहुत सौम्य थी, लेकिन अब इस वक्त मेरी नजरों में ये दोनों ट्विन सिस्टर्स किसी डेविल जैसी लग रही थी। छिनफेई चुपचाप चलकर मेरी तरफ आई और उस सन्नाटे को तोड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, अजय, बहुत दिनों बाद मिले। सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, इसे बहुत दिनों बाद मिलना नहीं कहते। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और न ही उसकी बात का कोई जवाब देना चाहा। मैं उठा, उन दोनों के पास से गुजरकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला गया। लेकिन छिनफेई के आने के बाद सच में एक असली नाइटमेयर की शुरुआत हो गई थी। मुझे नहीं पता कि उन दोनों ने आपस में क्या प्लान बनाया था, लेकिन उस दिन के बाद से वे दोनों बिल्कुल बचपन की तरह अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से मेरे साथ वक्त बिताने लगी। खिनफे कभी कभार अपने ऑफिस चली जाती थी और खिन नियन के रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी कुछ काम रहता था। सिर्फ वही समय होता था जब मुझे लगातार उन दोनों के चेहरों को नहीं देखना पड़ता था। मैं ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिन लोगों को मैं अपना परिवार और अपनी दीदी मानता था, वे अचानक इतने जिद्दी, जुनूनी और डरावने रूप में बदल चुके हैं। विला के अंदर कोई नेटवर्क नहीं था और विला का मेन गेट मैं चाहकर भी नहीं खोल सकता था। मैं बस इस पूरे घर में यहाँ वह भटकता रहता था। लिविंग रूम में एक लैंडलाइन फोन रखा था जिससे सिर्फ कॉल रिसीव की जा सकती थी, बाहर किसी को कॉल नहीं किया जा सकता था। और 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि इस पूरी विला के कोने कोने में छोटे बड़े कई सारे कैमरासेस लगाए गए हैं। पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। आखिरकार मेरे अंदर की सारी हिम्मत और पेशेंस टूट गई। मैंने चीजें तोड़नी शुरू कर दी। लिविंग रूम में रखे हुए तमाम कप्स, चाय के बर्तन और बाकी का सारा फर्नीचर, जो कुछ भी मेरे हाथ में आया मैंने उसे तोड़ डाला। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितनी देर तक यह सब तोड़ा फोड़ की। टूटे हुए कांच के कई टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और मेरी पिंडली, सैफ का हिस्सा भी एक शीशे के टुकड़े से कट गया था। अपने जख्म से बहते हुए खून को देखकर और अचानक लिविंग रूम में लगे हुए कैमरास का ख्याल आते ही मेरे दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आया, लेकिन मुझे दर्द से बहुत डर लगता था। जब मैं कांच का एक नुकीला टुकड़ा उठाकर सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक विला का मेन गेट बाहर से खुला। खिन नियन घबराते हुए पागलों की तरह दौड़ा हुआ आया और उसने मेरे हाथ से वह कांच का टुकड़ा छीनकर बहुत दूर फेंक दिया। मेरी हालत देखकर वह कांपते हुए मुझे अपनी बाहों में भींच लिया और थरथराती आवाज में बोला, चेंजे, दीदी से गलती हो गई, तुम ऐसा मत करो। 10 साल से ज्यादा का रिश्ता था। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन खिन नियन, हम दोनों के बीच की यह हालत आखिर यहां तक कैसे पहुंच गई?
खिन फेई भी बहुत जल्दी वापस लौट आई थी। उस दिन के बाद विला का सारा फर्नीचर बदल दिया गया। लगभग हर चीज ऐसी लाई गई जिसे तोड़ने की लाख कोशिश करने पर भी वह न टूटे। यहाँ तक कि किचन को भी ताला लगा दिया गया। विला में अब ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई थी जिससे किसी को चोट पहुंच सके। खिन फे और खिन नियन ने बारी बारी से इस विला में पहरा देना शुरू कर दिया। अब घर में एक पियानो भी ले आया गया था। छिन फे बिल्कुल पुराने दिनों की तरह मेरे लिए पियानो बजाती थी ताकि वह मेरी बेचैनी और तनाव को कम कर सके। मैं अपनी जिद पर अड़ा रहता था और पियानो की आवाज न सुनने के लिए अपने दोनों कानों को कसकर बंद कर लेता था। खिन फे कभी कभार चलकर मेरे पास आती और मुझे गले लगा लेती। अजय, अच्छे बच्चे बनो, मैं बिल्कुल ठंडे और सख्त लहजे में उसे दूर हटाते हुए कहता। मुझे हाथ मत लगाओ। छिन फेई के चेहरे पर एक हल्का सा दर्द और मायूस भाव दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वह बहुत प्यार से मुस्कुराती रही और धीरे धीरे मेरे करीब आती गई। उसने बहुत ही संयमित तरीके से मेरे माथे पर एक किस किया। मेरे ठीक सामने उसकी वह खूबसूरत और मखमली मिक्स्ड रेस वाली बड़ी बड़ी आंखें थीं। मैंने गुस्से भरी नजरों से उसे घूर कर देखा। मेरी आंखें थोड़ी गर्म हो गई थीं। खिन फेई ने लगातार मुझे घूरते हुए अचानक संतुष्टि से भरी एक हल्की सी मुस्कान दी और बोली, छोटा अजय, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और उसे देखने से साफ इनकार कर दिया। रात के समय खिन फे और खिन नियन अलग अलग बैठकर मेरे दोनों तरफ वे दोनों मानो किसी कंपटीशन में उतर आए थे। बात बात पर वे यह दिखाने की होड़ में रहती थीं कि मेरी नजरों में उनमें से कौन ज्यादा केयरिंग है। कभी खिन फेई कहती, अजय तुम्हें क्या खाना है, दीदी अभी तुम्हारे लिए बनाकर लाती हैं। तो कभी खिन नियन बोल पड़ती, चेन जे को मेरे हाथ का खाना पसंद है, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाती हूँ। मैंने बिल्कुल भावहीन चेहरे से कहा, तुम दोनों के हाथ का खाना कभी मेरी पसंद का हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर रुककर मैंने अपनी बात में और जोड़ा, और सिर्फ खाने की बात नहीं है, तुम दोनों भी वैसी ही हो। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने आगे कहा, तुम दोनों मुझे यहाँ से जाने दो, यही हम सबके लिए सबसे अच्छा होगा, है ना? लेकिन चेंज है, अगर तुम्हें जाने दिया तो तुम कभी लौटकर मेरे पास नहीं आओगे, है ना? छिन नियन की आंखें भर आईं। उसके ऐसा कहने पर मेरे दिल में एक अजीब सा भाव उभरा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे सीधे डाइनिंग रूम से उठकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुला और क्विन फाई अंदर चली आई। मैंने गुस्से और विरोध भरे अंदाज में उसे देखा, लेकिन वह सीधे चलकर मेरे पास आ गई। मैंने जिद पकड़ते हुए अपना सिर कंबल के अंदर छिपा लिया और उसे देखना नहीं चाहा। चारों तरफ सन्नाटा था। फिर थोड़ी देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी और फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। किन फे आखिरकार वहां से चली गई थी। घुटन की वजह से मेरा चेहरा पूरी तरह गर्म हो चुका था, इसलिए मैंने जल्दी से कंबल हटाया ताकि ताजी हवा मिल सके। लेकिन तभी अचानक एक खूबसूरत चेहरा मेरे बहुत करीब आ गया। मैं संभल भी नहीं पाया कि खिन फे बड़े मोहक अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अजय जंग में कोई चाल गलत नहीं होती, साम दाम दंड भेद सब जायज है। उसने बहुत धीरे से मेरे कान के पास कुछ कहा और फिर अचानक मेरे कान के पास एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने वाकई में, मैं घबराकर थोड़ा हिलने डुलने लगा। छिन फेज ने कंबल के ऊपर से ही मुझे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। अगले ही पल एक हल्का सा किस धीरे से मेरी आंखों के कोने और गाल पर हुआ और आखिर में मेरे होठों के पास आकर रुक गया। अजय, पिछली बार भी मैं ऐसा ही करना चाहता था, छिन फे मुस्कुराते हुए बोला। उसकी उन गहरी आंखों में, जो आमतौर पर बहुत सौम्य दिखती थीं, इस वक्त बेशुमार प्यार और अपनापन भरा हुआ था। वह मुझे ऐसे देख रहा था मानो मैं दुनिया की कोई सबसे कीमती और नायाब चीज हूं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही खिन नियन अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने ठीक उसी वक्त देखा जब खिन फे अपने होंठ मुझसे हटा रहा था। खिन नियन गुस्से से आग बुला होकर आगे बढ़ा। उसने झटके से खिन फे को खींचा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं चुपचाप बेड के सहारे टिककर बैठ गया और खाली नजरों से छत को घूरने लगा। अब मैं पूरी तरह सुन्न हो चुका था, इसलिए जब खिन नियन दोबारा अंदर आया तो मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया और लंबे कदम उठाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मेरी इस हालत को देखकर वह अचानक थोड़ा असहज सा हो गया। खिन नियन ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया मानो वह मुझे छूना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। चेंजे, मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तुम दोनों से नफरत करता हूं। पता नहीं मेरी इस बात ने उस खूबसूरत से दिखने वाले शैतान को अंदर से झकझोर दिया या क्या हुआ। खिन नियन के चेहरे पर वही पुरानी शरारती और अजीब सी मुस्कान तैर गई जो अक्सर वह मुझे तंग करने के वक्त इस्तेमाल किया करता था। लेकिन इस बार फर्क यह था कि उसकी उन गहरी आंखों में कुछ और ही भाव छिपे हुए थे। उसने कहा, अजय, अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहो तो कर सकते हो।
इससे पहले कि वह मेरे करीब आता, मैं थोड़ा समझदार हो चुका था और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसने आसानी से मेरी चाल भांप ली। किन नियन ने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों के कोनों में एक अजीब सी चमक तैर गई। चेंजे, मुझसे नफरत करो। न जाने कहां से उसने एक सिल्क स्कार्फ, रेशमी स्कार्फ निकाला और मेरे दोनों हाथों को आपस में बांध दिया। मैं डर और लाचारी के मारे बस उसे देखता रह गया। उसने बहुत ही पवित्र और दीवानगी भरे अंदाज में मेरे शरीर के हर हिस्से को चूमा, मानो वह किसी बात को छिपाना चाह रहा हो या फिर कोई गहरा मार्क छोड़ना चाहता हो। रात की ठंडी हवा सरसराते हुए बह रही थी और गार्डन के गुलाब के फूल ठंड से कांप रहे थे। अंधेरे में उस शैतान की कही हुई वह बात बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। चेंजे, तुम मुझे चुनोगे या दीदी को? अगली सुबह तड़के उस विला में अचानक मेरा मसीहा बनकर कोई आ गया। मुझे नहीं पता कि एल्सेज आंटी को इस जगह का पता कैसे चला, लेकिन वह अपने साथ कुछ तगड़े बॉडीगार्ड्स को लेकर सीधे विला के अंदर आ गईं। खिन फे और खिन नियन की तमाम कोशिशों और रुकावटों के बावजूद वे मुझे वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लाए और सीधे खीन फैमिली के विला में ले आए। जैसे जैसे कार उस विला से दूर जा रही थी जिसमें मुझे 10 दिनों से ज्यादा समय तक कैद रखा गया था, मैंने कार के रियर व्यू मिरर में देखा कि खिन फे और छिन नियन बाहर तक दौड़ते हुए आए थे, लेकिन कुछ कड़े और भारी भरकम गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही हम विला के अंदर पहुंचे, अंकल बहुत ही गंभीर और सधे हुए चेहरे के साथ मुख्य कुर्सी पर बैठे हुए थे। एल्सा आंटी मुझे अपने साथ अंदर लेकर आई और सोफा पर बैठा दिया। कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। सच कहूं तो यह पहला मौका था जब मुझे अकेले ही इन दोनों लोगों का सामना करना पड़ रहा था जिन्होंने मुझे गोद लिया था। मुझे देखते ही अंकल ने सीधे बात शुरू की। अजय, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्विन फैमिली की तरफ से तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मैंने घबराकर अपने हाथ हिलाए। एल्सा आंटी मेरे बगल में बैठी थी और बड़े प्यार से मेरी पीठ थपथपाकर मुझे ढांढस बंधा रही थी। अंकल ने आगे कहा, अजय, असल बात यह है कि जब कई साल पहले तुम्हारी बड़ी दीदी और छोटी दीदी ग्रेड स्किप करने के लिए तैयार नहीं थी, तब मैंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए दूर भेज दूंगा। बस इसी डर से वे दोनों चुपचाप मान गईं और समय से पहले पढ़ाई पूरी कर ली। उन्होंने थोड़ा रुककर आगे कहा, इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है कि मैं उन दोनों के मन में छिपी इस अजीब भावना को समय रहते भांप नहीं पाया। थोड़ी देर ठहर कर अंकल ने फिर से बात जोड़ी। पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हारी एक अच्छी सी जगह पर शादी तय कर दी जाए, अगर डू फैमिली नहीं तो किसी और परिवार में सही, लेकिन मुझे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों बहनें इतनी गिरी हुई हरकत कर बैठेंगी। और फिर आखिरकार उन्होंने अपनी मुख्य बात पर कदम रखा। अजय, मौजूदा हालातों को देखते हुए तुम्हारी सुरक्षा के लिए और खिन फैमिली की स्थिरता बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें देश से बाहर भेजना चाहता हूँ। हाँ, यही सच था। मेरा यहाँ रहना आने वाले समय में खिन फैमिली के दोनों सक्सेसर्स के बीच एक बहुत बड़ी दरार और विवाद की वजह बन जाता, और अंकल इस बात को किसी भी कीमत पर होने देना नहीं चाहते थे। आखिरकार इतनी मेहनत से तैयार की गई उनकी दोनों शानदार वारिस लड़कियां इस तरह के दलदल में फंसी रहें, यह उन्हें मंजूर नहीं था। और दूसरी तरफ मैं खुद भी अब उस रिश्ते में नहीं बंधना चाहता था जिसे मैं कभी अपनी असली बहनें मानता था। आखिरकार मैंने खुद को बहुत धीमे स्वर में यह कहते हुए सुना, ठीक है, जैसा अंकल कहेंगे मैं वैसा ही मानूंगा। एल्सा आंटी ने बड़े स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरा। खीन फैमिली के काम करने का तरीका बहुत तेज था। उसी दोपहर मेरे कॉलेज से जुड़े सारे फॉर्मेलिटीज और पेपर्स पूरे कर लिए गए। जैसे ही मुझे मेरा फोन मिला, मैंने अपने डॉर्म ग्रुप में मैसेज करके दोस्तों को इस बारे में बता दिया। वे सब ये सुनकर हैरान थे कि 10 दिनों से ज्यादा की छुट्टी के बाद अचानक मैं सीधे विदेश जाने का ऐलान कर रहा था। जांग युएन ने मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछा तो मैंने उसे समझा दिया कि कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मुझे यह फैसला लेना पड़ा है। आखिर में जांग युएन ने मुझे मैसेज किया, अजय, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है तुम्हारी विदेश की पढ़ाई बहुत अच्छी रहे। मैंने एक थैंक यू वाला स्टिकर भेजकर अपना फोन बंद कर दिया। रात के वक्त मैं लिविंग रूम में एल्सा आंटी और अंकल के साथ बैठकर चाय पी रहा था। तभी अचानक विला का दरवाजा जोर से खुला और कुछ गार्ड्स खिन फे और खिन नियन को अंदर लेकर आ गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरों पर थोड़ी सी राहत और हल्की सी मुस्कान तैर गई। गार्ड्स फौरन वहां से चले गए। तभी अंकल ने बहुत सख्त और गंभीर आवाज में हुक्म दिया, तुम दोनों सीधे स्टडी रूम में जाओ और पूरी रात घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि एल्सा आंटी ने मेरी आस्तीन खींचकर मुझे इशारे से रोक लिया। अंकल सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर चले गए और मजबूरी में खीन फे और छिन नियन को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। लिविंग रूम से जाने से ठीक पहले उन दोनों ने अपना सिर हल्का सा घुमाकर मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली, और उस एक पल में मैं अचानक उनकी उन आंखों में छिपे हुए उस भाव को समझ गया जिसे मैं इतने सालों तक कभी नहीं समझ पाया था।
उनकी उन गहरी आंखों में गहरे सलेटी रंग की एक ऐसी बेचैनी और जुनूनी गहराई छाई हुई थी जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं था। वे कभी यह जान भी नहीं पाएंगे कि वह उनका मुझसे आखिरी दीदार था, क्योंकि उसी रात मेरी फ्लाइट थी जब खीन फे और खिन नियन को स्टडी रूम में बंद कर दिया गया था। उसके थोड़ी ही देर बाद मैंने एल्सा आंटी से आखिरी बार अलविदा कहा। फिर मैं आंटी को बाय बोलकर अपना लगेज खींचते हुए उस कार में बैठ गया जो मेरे लिए पहले से ही एयरपोर्ट जाने के लिए बुक की गई थी। विदेश जाने का मेरा सफर बहुत ही स्मूथ और बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। जब प्लेन आसमान को चीरते हुए बादलों के ऊपर उड़ रहा था तो 30,000 फीट की ऊंचाई से खिड़की के बाहर नीचे का नजारा देखते हुए मैं अचानक ख्यालों में खो गया। कभी मैं बड़ी और छोटी दीदी से जलता था और बाहर की दुनिया देखने के लिए तड़पता था, लेकिन आज जब सचमुच उस दुनिया में आ गया था तो मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन और अजनबीपन था। न जाने क्यों मुझे उस साल की याद आ गई जब खिन फे यूके में थी और उसने मुझे एक सीनरी एल्बम भेजी थी जिसके आखिर में यह नोट लिखा था, अजय यूके बहुत सुंदर है, अगर तुम्हें पसंद आए तो कभी दीदी तुम्हें यहाँ घुमाने ले आएंगी। मैं ख्यालों में डूब गया। महज कुछ ही सालों में सब कुछ कितना बदल चुका था, हालात बिल्कुल जुदा हो चुके थे। फ्रांस आए हुए मुझे लगभग नवंबर का महीना हो चला था। फ्रांस की ऑटम का मौसम बहुत खूबसूरत होता है। वहां की गुनगुनी धूप, सीन नदी, रिवर सीन के किनारे चलने वाली ठंडी हवा और एफिल टावर के पास घूमते हुए लोग, मैंने इन सब का अनुभव कर लिया था। फ्रांस के मेरे नए यूनिवर्सिटी में भी मेरे जैसे कई चाइनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स छात्र थे। हम सब वीकेंड पर मिलकर पार्टी करते और घूमते फिरते थे। मेरी लाइफ काफी बिजी और फुलफिलिंग हो गई थी। वहां सेटल होने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी के पास ही एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली थी और साथ ही मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल गई थी जिससे मेरा खर्चा पानी किसी तरह चल जाता था। फ्रांस आने के बाद मैंने इन सालों में बचाई हुई अपनी सारी पॉकेट मनी और एल्सा आंटी से मिला सपोर्ट इस्तेमाल किया। एल्सा आंटी ने मुझसे आखिरी बार तब संपर्क किया था जब वह मेरे हालचाल जानने के लिए बहुत परेशान थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं अकेले कैसे रहूंगा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। फोन के आखिर में एल्सा आंटी ने मुझे बताया कि अंकल ने पूरी तरह से मेरे बारे में सारी जानकारी ब्लॉक करवा दी है ताकि कोशिन फे और किन्नियन कभी मुझे ढूंढ न सकें। उन्होंने मुझे आराम से अपनी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए कहा था। मेरी रोज की रूटीन बस इतनी थी, यूनिवर्सिटी, काम की जगह और मेरा अपार्टमेंट। मेरी जिंदगी अब बहुत व्यस्त और सुकून भरी थी। मैंने उन पुरानी यादों को याद करना लगभग बंद कर दिया था जो मेरी जिंदगी में बस कुछ पल के लिए ठहरी थी। मैंने अपना फोन नंबर और सिम कार्ड भी बदल लिया था ताकि पूरी तरह से अपने पुराने अतीत से नाता तोड़ सकूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद मैं हमेशा के लिए इसी रोमांटिक शहर में बस जाऊंगा। फ्रांस में मेरे तीसरे साल में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। खाली समय में मैं कुछ आसान ट्रांसलेशन के काम भी कर लेता था। यहीं पर मेरी लैंग्वेज स्किल्स बहुत काम आई। इस तरह मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी रहा था। सब कुछ अब बिल्कुल सही ट्रैक पर आ चुका था। मैंने नए दोस्त बनाए, नए फॉरेन गाने सुने और कई नई चीजें सीखी। हाँ, इस दौरान 2-3 फ्रेंच लड़कियों ने मुझे प्रोपोज भी किया था, यानी मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। मैंने बहुत प्यार और तहजीब के साथ उन्हें मना कर दिया और कहा कि अगले 2 सालों तक मेरा किसी के साथ रिलेशन में आने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उनकी पसंद के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। फ्रेंच लोग काफी खुले विचारों और हंसमुख स्वभाव के होते हैं, इसलिए मना किए जाने पर वे बुरा नहीं मानती। इसके उलट रिजेक्ट होने के बाद भी वे बहुत दिल से मुझसे कहती, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें अपनी पसंद की खुशी जरूर मिलेगी। क्या मुझे सच में अपनी जिंदगी की खुशी मिल पाएगी? इस बारे में मुझे खुद कुछ नहीं पता था। मास्टर्स के पहले साल, फर्स्ट ईयर के इलेक्टिव कोर्सेज के दौरान मैंने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का एक सब्जेक्ट चुना। जब मैं क्लास में गया तो मेरा अच्छा दोस्त पॉल मेरे पास आकर बैठ गया। वह बहुत उत्साह के साथ मुझे अपनी एक ताजा गॉसिप, गपशप शेयर करने लगा। पॉल ने मुझे बताया कि इस इकोनॉमिक्स क्लास को पढ़ाने वाली लेक्चरर यूके की एक टॉप यूनिवर्सिटी की पीएचडी होनहार स्कॉलर हैं और सुनने में आया है कि वह दिखने में बेहद खूबसूरत हैं। मैंने हंसकर उसकी बात में हाँ मिला दी। सच तो यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लड़कों की गपशप का मुख्य केंद्र हमेशा खूबसूरत लड़कियां ही होती हैं। मैंने अपने बैग से अपनी बुक्स और नोटबुक निकाली और क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही बेल बजी, क्लासरूम में बैठे लोग लगभग शांत हो गए। ठीक क्लास के टाइम पर एक लंबी और स्टाइलिश ट्रेंच कोट पहनी हुई खूबसूरत महिला धीरे धीरे क्लासरूम के अंदर आई और लेक्चरी स्टेज पर आ गई। चारों तरफ से लड़कों के मुंह से अचानक वाव वाली आवाजें और फुसफुसाहटें गूंज उठी। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और जैसे ही उस महिला का चेहरा देखा, मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया। वह किन फे थी।
उसके गले में एक ऐसा स्कार्फ लिपटा हुआ था जो उसके पूरे क्लासी लुक से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था और न ही बहुत ज्यादा फैशनेबल लग रहा था। वह स्कार्फ मुझे जाना पहचाना सा लगा। मुझे अचानक याद आया, अरे ये वही स्कार्फ है जो मैंने इतने साल पहले उसे गिफ्ट किया था। वे सारी पुरानी यादें जिन्हें मैंने अपने दिल के किसी कोने में बहुत गहराई से दफना दिया था, अचानक एक साथ सैलाब बनकर बाहर आ गईं। मेरी पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। खिनफे यहाँ क्या कर रही हैं? क्या उसे इस वक्त पियानो रूम में नहीं होना चाहिए था? वह आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच गई? मैंने डरते डरते चोरी छिपे उसकी तरफ एक नजर देखी और फिर अपनी किताब से अपना चेहरा आधा छिपा लिया। सच कहूं तो 3 साल फिर से बीत चुके थे और इन 3 सालों में खिन फेई की पर्सनैलिटी और ज्यादा मैच्योर और स्टेबल हो गई थी। वह मिक्स्ड रेस वाली खूबसूरत महिला, जिसके चेहरे पर कोई नुस्खा नहीं निकाला जा सकता था, आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचने का गजब का चार्म रखती थी। चूंकि इस वक्त क्लास चल रही थी, अगर मैं अचानक वहां से भागता तो सबकी नजर मुझ पर पड़ जाती। इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं क्लास खत्म होने का इंतजार करूं और मौका मिलते ही वहां से भाग जाऊं। लेकिन अगले ही पल मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। स्टेज पर खड़ी उस महिला ने बहुत ही फ्लुएंट फ्रेंच में बहुत ही प्यार से अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और फिर सीधे अपने काम की बात पर आ गई। अब नाम पुकारना शुरू करती हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। उसने अटेंडेंस शीट निकाली और उसमें से कुछ नाम बोलकर अटेंडेंस ली। नीचे बैठे स्टूडेंट्स ने अपनी बारी आने पर प्रेजेंट कहा। मुझे लगा कि शायद यह आफत टल गई, लेकिन तभी स्टेज पर खड़ी महिला ने जानबूझकर अपनी नजरें दौड़ाईं और आखिर में एक नाम पर आकर रुक गई। लियो, 1 सेकंड, 2 सेकंड। पूरे क्लासरूम में एक अजीब और सन्नाटे भरी खामोशी छा गई। लियो मेरा ही फ्रेंच नाम था। पॉल ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया कि मैं अपनी अटेंडेंस दूं। यहाँ तक कि क्लास के बाकी दूसरे स्टूडेंट्स ने भी मुड़कर मुझे देखना शुरू कर दिया था। अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपना सिर बहुत नीचे झुका लिया, यहाँ तक कि खीन फे से आंखें मिलाने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। मैंने बहुत ही मध्यम और कांपती हुई आवाज में कह दिया, प्रेजेंट। न जाने यह मेरा वहम था या सच। उस पूरी खामोशी के बीच मुझे क्विन फाई के मुंह से एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। क्लास आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। खीन फेई की प्रोफेशनल काबिलियत पर मैं कभी शक नहीं कर सकता था। वह बचपन से ही एक जीनियस रही थी, जिसे हमेशा एक एलीट एजुकेशन मिली थी और वह यूके की टॉप यूनिवर्सिटी की स्टार स्टूडेंट रही थी। मुझे बस इस बात का पछतावा हो रहा था कि जब पॉल मुझसे गपशप कर रहा था, तब मैंने उसकी बात को पहले ही क्यों नहीं काट दिया। पूरी क्लास के दौरान मैंने अपना सिर नीचे झुकाए रखा। बीच बीच में जब मैंने चोरी छिपे ऊपर देखा तो हमेशा मेरी नजर खिन फे की उन मुस्कुराती हुई आंखों से टकरा जाती थी और मेरा सिर सुन्न पड़ जाता था। बमुश्किल वह क्लास खत्म हुई। जैसे ही घंटी बजी, मैंने जल्दी से पॉल को बाय कहा और क्लासरूम से बाहर भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने कोई खड़ा है। खिन फे ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, अजय चलो कुछ बात करते हैं। आसपास आने जाने वाले स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। इस हालत में भागने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुझे आगे भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। गहरी सांस भरकर मैंने खुद को संभाला और चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। हम कॉरिडोर से नीचे उतरे और किन फे के साथ यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल लेक झील की तरफ आ गए। झील के पास के छोटे से जंगल में इस समय आसपास कोई नहीं था। खिन फे ने आखिरकार अपनी बात शुरू की। अजय, बहुत दिनों बाद मिले सच में। इस बार बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। मैं थोड़ा असहज हो गया और मैंने जवाब दिया, हाँ बहुत दिनों बाद। अजय, अब तो तुमने सिस्टर कहना भी छोड़ दिया है। मैं थोड़ा झेंप गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। अगले ही पल वह लंबी और बेहद खूबसूरत महिला अचानक आगे बढ़ी और उसने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। उसका सिर मेरे कंधे पर टिका हुआ था और वह बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रही थी, अजय मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने कुछ कदम पीछे हटकर बहुत ही ठंडे और सामान्य लहजे में कहा, आगे से हम दोनों अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी, यही ठीक रहेगा। क्विन फी की उन सौम्य आंखों में हल्का सा दर्द और मायूसी तैर गई। अचानक मुझे भी थोड़ा बुरा लगने लगा। मैंने एकटक उसे देखते हुए कहा, बड़ी दीदी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भविष्य में कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो तुम्हारी असली हैप्पीनेस बन सके। मैं मुड़कर वहां से जाने लगा। जब तक मेरी सुनने की सीमा थी, तब तक मेरे कानों में वह जानी पहचानी और बहुत पुरानी सौम्य आवाज गूंजती रही, अजय अभी तो हमारे दिन बहुत बाकी हैं। लंबी बात है, मैं तेजी से यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकला और अपनी पार्ट टाइम जॉब की जगह पर पहुंच गया। रात को काम खत्म करने के बाद मैं थक हार कर अपने जाने पहचानी अपार्टमेंट की तरफ लौटा। आज जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। गनीमत यह थी कि आज सिर्फ छिन फे से ही सामना हुआ था।
लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद अभी मुझे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचने के लिए 10-12 कदम और चलना था। लेकिन इस बार मेरे बगल वाला खाली पड़ा अपार्टमेंट के बाहर कुछ मूविंग बॉक्सेस रखे हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नया शख्स रहने के लिए आ रहा है। मुझे अचानक याद आया कि लैंडलॉर्ड ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि अगले कुछ दिनों में मेरे बगल वाले अपार्टमेंट में एक नया टेनेंट शिफ्ट होने वाला है। मैं उन डिब्बों को बचाते हुए अपने अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक कॉरिडोर की लाइट खराब हो गई और झपकने लगी। उस तंग और अंधेरे से कोने में अचानक सन्नाटा छा गया और सब तरफ अंधेरा हो गया। मैंने तुरंत अपने बैग में हाथ डालकर फोन टटोलना शुरू किया ताकि फ्लैशलाइट ऑन करके रास्ता देख सकूं। जैसे ही मेरा हाथ फोन तक पहुंचा, अचानक किसी ने पीछे से आकर मुझे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। मेरे दिमाग में एक साथ कई सारे डरावने ख्याल कौंध गए। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी वह जानी पहचानी आवाज अभी मेरे कानों में गूंजी, जो एक साथ थोड़ी चंचल और बहुत ज्यादा शातिर थी। चेंज, इतने दिनों बाद मिलने के बाद भी तुम्हारी एनर्जी वैसी ही है। मैं उसकी बाहों के बीच ही घूम गया और मैंने अपने हाथ से फोन की लाइट उसके चेहरे पर जलाई। वह क्विन नियन थी। सच था, ये ट्विन सिस्टर्स ऐसी हैं कि अगर उनमें से एक दिख जाए तो दूसरी भी कभी उससे दूर नहीं होती। पूरे 3 साल बीत चुके थे और वह शैतान जैसी सेकंड सिस्टर एक बार फिर से मेरी जिंदगी में लौट आई थी। तभी कॉरिडोर की लाइट ने 1-2 बार झपका और फिर से जल उठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से का नाटक करते हुए उसे घूर कर पूछा। अरे, क्योंकि मैं तुम्हारी नई नेबर पड़ोसी जो हूँ, अच्छे बच्चे बनो अजय। लाइट की रोशनी में खीन नियन के चेहरे पर वही पुरानी शातिर मुस्कान तैर रही थी, जो मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानी हुई लगती थी। उसने मुझे घेरे हुए अपनी बाहें ढीली की और बहुत धीरे से मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, अजय, मैंने पहले भी कहा था ना, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। मेरे पूरे बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे जोर से धक्का देकर हटाया और सीधे अपने अपार्टमेंट की तरफ भागा। मैं घबराहट में कांपते हुए हाथों से ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन नर्वसनेस की वजह से कई सेकंड तक चाबी सही जगह लगी ही नहीं। तभी मेरे पीछे से किन्नियन की हंसती हुई आवाज आई, अजय, क्या दीदी की मदद चाहिए? मैंने किसी तरह आखिरकार दरवाजा खोल लिया और फुर्ती से अंदर भाग गया, ताकि बाहर की सारी आवाजें दरवाजे के उस पार ही छूट जाएं। किस्मत से बच जाने की राहत महसूस करते हुए मैं अपने दरवाजे से पीठ टिकाकर धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गया। मेरे कानों में अभी भी दिन में खिन फेई की कही हुई बातें और कुछ पल पहले खिन नियन के कहे हुए शब्द बार बार गूंज रहे थे। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था, शायद बहुत साल पहले, जब उस शैतान ने मुझे अपनी पसंद के तौर पर चुना था। तभी से मेरे पास भागने का कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। उस शांत कमरे में उन ट्विन सिस्टर्स के चेहरे लगातार मेरे दिमाग में एक के बाद एक घूम रहे थे। अजय, अभी तो हमारे दिन बहुत बाकी हैं। अजय, तुम चाहे जहां भी चले जाओ, दीदी तुम्हें ढूंढ ही लेंगी।